Păi asta îl păr. Exam de You'd go. चलो ठीक कर मैं तैयारी तेल अस्सलाम वालेकुम। ठीक हैं आप सब? बैठो, एक ही जगह बैठो। अगर सर्दी ज्यादा लग रही है तो एक ही जगह बैठो। ठीक है सब अच्छे से? ओके नाउ तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बोलूँगा कि माय नेम इज़ मोमिन एंड आई डील विद द सब्जेक्ट कॉल्ड ज्योग्राफी। क्लियर है? ठीक है ना? लेकिन ज्योग्राफी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहता हूँ कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, वेदर इट इज हिस्ट्री, मैथ्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी आपके सिलेबस में है, लेकिन सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है। क्लियर? अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ क्या रहा हूँ, नंबर वन। नंबर टू, अगर मैं पढ़ रहा हूँ क्या मुझे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस मुझे सॉल्व होते हैं इसके पढ़ने से कि नहीं होते हैं पढ़ने से। तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। अगर आप कहीं पर पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, कोई भी किताब पढ़ते हो, किधर भी पढ़ते हो, लेकिन पढ़ने का मकसद ये होना चाहिए जो भी आप यहाँ पर क्लासेस लेते हो या जो भी आप बुक पढ़ते हो, जो भी चीज़ आप करते हो, जो भी आप मैगजीन पढ़ते हो, जो भी आप करते हो, क्या मुझे इसके पढ़ने के बाद क्या मुझे क्वेश्चन जो हैं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, क्या मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्लियर? एक तो ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका जो सिलेबस है क्या आप उसको अच्छे से पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो। अगर आप सिलेबस देखते हो, क्या सिलेबस को आप ब्रेक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्लियर? अंडरस्टूड। थर्ड पॉइंट जो मैं यहाँ पर लिखूंगा इसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज कि सर मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो क्या रहेगी, है ना। जो स्ट्रैटेजी है वो मेरी क्या रहेगी। तो जब भी मैं पढ़ाता हूँ किसी भी क्लास में, हर क्लास में पहले क्लास में बोल के रखता हूँ कि हर कोई बच्चा मुझे कहता है 2 महीने के बाद, 3 महीने की क्लास लेने के बाद, सर समझ नहीं आता है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। 3 महीने तक आप क्या कर रहे थे फिर? अगर आपको 3 महीने तक मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो आज 3 महीने के बाद आप मेरे पास आते हो कि सर मेरी स्ट्रेटजी ना समझ में नहीं आती कि मैं किस सब्जेक्ट से कहाँ स्टार्ट करूँ। तो मैं आज सारा पहले क्लियर करता हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट जो मेरा यहाँ पर रहेगा, जो क्लास है, बुक है या मैगजीन है, कोई भी मटेरियल जो आपके पास है, आई विल से, चलो मैगजीन में नहीं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ मटेरियल जो भी आप पढ़ते हो, क्या वो मेरे लिए सफिशिएंट है। तो सफिशिएंट कैसे देखा जाता है? एक, पहला अपने आप को अंडरस्टैंड करवाना चाहिए, आना चाहिए, यानी जो भी मैं चीज़ पढ़ता हूँ क्या मुझे उस चीज़ से समझ में आता है कि नहीं आता है, नंबर वन। नंबर टू, समझ आने के बाद जितने भी मेरे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है क्या मुझे उसे सॉल्व होता है कि नहीं होता है। अगर मैं पढ़ता हूँ लेकिन क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है तो बात खत्म यही हुई ना भाई, तो ठीक मटेरियल नहीं है ना। अगर मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, लेकिन क्लियर होने के बाद मैं देखता हूं कि मुझे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे कैसे पता चलेगा? वो मुझे पता चलेगा क्वेश्चन पेपर से। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन कहां से लाऊंगा मैं? मार्केट में अवेलेबल है, यू कैन गो टू द मार्केट। मार्केट में एक बुक आती है, मैं उसके लिए एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं, बल्कि उसने बहुत सारे 5, 6, 7 सालों के पेपर जितने भी आए हैं एसएसबी के, उनने वो इकट्ठा करके रखा है। आप जा मार्केट लाओ वहां से बुक, एक वहां सोल्यूशन भी है उसका, क्वेश्चन आंसर, और लिखा है किस पेपर में आया है, क्या ये एनटी में आया है, टीचर जॉब में आया है, ये एफए पुराना वाला एफए में आया है, या जिस में ये जो क्वेश्चन आया ना वहाँ लिखा है इस साल में आया था, इस साल में इस वाले पेपर में, एसआई में आया था, एफए में आया था, वीएलडब्ल्यू में आया था, है ना, कांस्टेबल में आया था, सब इंस्पेक्टर में आया था ये क्वेश्चन। तो वो लिखा है वहाँ पर, और उसका अलग अलग कंपार्टमेंट किया गया है, यानी जम्मू एंड कश्मीर का अलग लिखा गया है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी का अलग लिखा गया है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मैं सिलेबस को पढ़ता हूँ, जो भी मेरे पास सिलेबस है, क्या मैं उसको ब्रेक कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, बाद में हम करेंगे स्ट्रेटजी की बात। फॉर एग्जाम्पल मेरी ज्योग्राफी में, हमारी ज्योग्राफी में एक लाइन लिखी गई होती है, उस लाइन का नाम है, आपने देखा होगा, फिजिकल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड व्हाट एंड वर्ल्ड। ये हमारी सिलेबस में लाइन लिखी गई है। आप कोई भी सिलेबस उठाओ, चाहे आप सिलेबस उठाओ एनटी का, चाहे आप सिलेबस उठाओ एसआई का, चाहे आप सिलेबस उठाओ वीएलडब्ल्यू का, चाहे आप सिलेबस उठाओ जूनियर असिस्टेंट का, चाहे आप सिलेबस उठाओ
कांस्टेबल का जो भी एग्ज़ाम आप उठाओगे ना, जो भी एग्ज़ाम आपकी जो आज तक हुए हैं, या आप पीछे जाओ, आप टीचर का एग्ज़ाम देखो, जितने भी आप पेपर देखोगे ना, उसमें एक लाइन ज़रूर लिखी गई होगी, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज फिजिकल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। अब जब मैं इस लाइन को देखता हूँ तो मुझे क्या समझ में आया, तो समझना ये है कि मैं इस सिलेबस को कैसे ब्रेक करूं, मुझे पढ़ना क्या है इसमें, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ना क्या है। इसमें 2 लाइनें लिखी गई है, 2 चीज़ों के बारे में लिखा गया है। एक लाइन लिखी गई है भाई, क्या है, फिजिकल, यस और नो। एक लाइन लिखी गई भाई, क्या क्या लिखा गया है, पॉलिटिकल। फिजिकल किसका, इंडिया का। फिजिकल किसका, वर्ल्ड का। फिजिकल किसका, इंडिया। फिजिकल किसका, वर्ल्ड का। तो थोड़ा सा मैंने ब्रेक कर दिया इसको, अब और ब्रेक करते हैं। और ब्रेक कैसे करना है, ये हर चीज़ को आपको करना होगा। सिलेबस को अच्छे से जानो, यू विल गेट द सिलेबस फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एज वेल, क्योंकि आपको पता होगा कि सिलेबस जो है, हर पोस्ट का सिलेबस अलग अलग निकलता है। हाँ, सिमिलरिटी भी होती है सिलेबस में फ्रॉम वन पोस्ट अदर पोस्ट, लेकिन सिमिलरिटी का मतलब ये नहीं कि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया उसकी वजह से ना। तो आप क्या करें, आपको मिलता है इंस्टीट्यूट के हिसाब से सिलेबस। वो हमने कैसे डिज़ाइन किया है कि जितने भी आज तक एग्जाम हुए ना, जितनी बार पेपर ना, ये सॉरी सिलेबस चेंज हुआ है ना, उन सब को हमने मिला के रखा है। प्लस एसएससी का भी हमने रखा है उसमें, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या जीएस हो, जो भी हो, सबको मिला के हमने रखा है। वो पढ़ लेना ज़रूर, जो इंस्टीट्यूट का सिलेबस है। फिजिकल में आप देखते हो कि फिजिकल में अगर आपको इंडिया का पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे आप फिजिकल में। इसमें आप पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया की ही बात करता हूँ, इसमें आप पढ़ते हो हिमालयास, ट्रांस हिमालय पढ़ाएंगे ना। ट्रांस हिमालय का नाम सुना है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स का नाम सुना है, पेनिनसुलर प्लेटू का नाम सुना है, कोस्टल प्लेन्स का नाम सुना होगा, आइलैंड्स का नाम सुना होगा, यस और नो। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है इसमें। उसके बाद आपको ड्रेनेज भी आता है ना। तो ये सब आपको इंडिया में भी पढ़ना है और इसमें वर्ल्ड में भी पढ़ना है। वर्ल्ड में आप क्या पढ़ोगे, वर्ल्ड में हम पढ़ते हैं फिजिकल में माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका का हो, चाहे वो साउथ अमेरिका हो। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ अमेरिका सबसे बड़ा माउंटेन रेंज रॉकीज, साउथ अमेरिका सबसे बड़ा माउंटेन रेंज एंडीज, है ना। तो ये सब जो है ना, ये हम पढ़ते हैं। अच्छा, एल्प्स कहाँ पर है, एटलस कहाँ पर है ना। एटलस मतलब एटलस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एटलस माउंटेन की बात कर रहा हूँ। एल्प्स कहाँ पर है, एटलस कहाँ पर है, कैकासस कहाँ पर है, यूराल माउंटेन कहाँ पर है। जैसे एक बार सवाल आया था, क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज separates Europe from what? From Asia। तो ये सवाल आया था। ये सवाल कहाँ से निकलेगा आपको, ये ना समझना ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है ना। ये आया है कहाँ से, सवाल आया है, ये आया है फिजिकल जो है किसका, वर्ल्ड का। क्योंकि इसका आंसर जो है वो है यूराल माउंटेन। वो हम आगे आपको पढ़ाएंगे वो कहाँ पर है। हाँ, जहाँ पर यूरोप और एशिया एक ही है ना, मिला हुआ है ना। पर यूरोप और एशिया को कौन अलग करता है, एक माउंटेन रेंज अलग करता है। उस माउंटेन रेंज का नाम क्या है भाई, यूराल माउंटेन। सो ये भी सवाल आया था। तो ये सवाल कैसे हमें निकलेगा, जब आप सिलेबस को ब्रेक अच्छे से करोगे। अगर सिलेबस को ब्रेक करना नहीं आता है तो फिर मुश्किल है। तो सबसे पहले क्या करना है, आज ही आप क्या करना, आज ही घर जाना, सिलेबस को नजर मारना। जो सिलेबस आपको आज यहाँ पर पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है हिस्ट्री, आपको पढ़ना होगा ज्योग्राफी, या आपको पढ़ना है इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक द 2 सब्जेक्ट्स, आपको पढ़ना है हिस्ट्री एंड आपको पढ़ना है ज्योग्राफी 5 मिनट के लिए। तो आप क्या करेंगे, आज ही घर जाएंगे, इन 2 के बारे में आप सिलेबस को देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। सिलेबस को देखने का मतलब ये होता है कि आप इसको ब्रेक अच्छे से कर पाना चाहिए। ब्रेक का मतलब क्या है, जैसे मैंने दिखाया आपको कि अगर मुझे फिजिकल लिखा है, फिजिकल में क्या आता है। अगर मुझे फिजिकल पढ़ना है तो किसका पढ़ना है, इंडिया का पढ़ना है। अगर फिजिकल पढ़ना है तो किसका पढ़ना है, मुझे वर्ल्ड का भी पढ़ना है। सिमिलरली अगर मुझे पॉलिटिकल पढ़ना है तो पॉलिटिकल को मैं क्या समझता हूँ, पॉलिटिकल का मतलब होता है कि अगर मैं पॉलिटिकल पढ़ता हूँ इंडिया का, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मुझे ये देखना है कि इंडिया के जो अंदरूनी स्टेट्स हैं ना, मुझे पहले इनके बारे में बात करनी है। अंदरूनी स्टेट्स का मतलब ये होता है कि जो हमारे जितने भी 28 स्टेट्स प्लस जो यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना। यूनियन टेरिटरी मतलब जम्मू एंड कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी, लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी, है ना। लक्षद्वीप इज अ यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी, पुडुचेरी इज अ यूनियन टेरिटरी, है ना। दामन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली इज अ यूनियन टेरिटरी, है ना। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज अ यूनियन टेरिटरी। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पहले क्या थी, स्टेट। आज स्टेट नहीं, आज के पंजाब है स्टेट, महाराष्ट्र है स्टेट। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि हमारे पास बड़ी स्टेट कौन सी है, हमारे पास छोटी स्टेट कौन सी है, हमारे पास वो स्टेट कौन सी है जिसके अगल बगल ज़्यादा स्टेट्स हैं। अच्छा, हमारी वो स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल कंट्री के साथ शेयर करती है बॉर्डर। फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर शेयर करती है बॉर्डर किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। तो इंटरनेशनल बॉर्डर क्या होता है, जब आप दूसरे ममालिक के साथ शेयर करते हो बॉर्डर। अच्छा,
राजस्थान, पंजाब, गोवा, ये सब स्टेट्स किसी से टच करते हैं? पाकिस्तान के साथ। फिर है हमारे पास चाइना भी, तो चाइना के साथ कौन कौन सी कंट्री टच करती है? म्यांमार, म्यांमार के साथ कौन कौन सी स्टेट टच करती है? नेपाल, नेपाल के साथ कौन कौन सी स्टेट टच करती है? इसी तरह भूटान, इसी तरह बांग्लादेश, है ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल। सिमिलरली अगर मैं इंडिया को देखता हूं 5 मिनट के लिए, अगर मैं इंडिया को देखता हूं, द मोमेंट आई सी द इंडिया, है ना, इंडिया ऐसे, तो मुझे बता कि कोस्ट स्टेट जो है ना वो कितने हैं, है ना? कोस्ट स्टेट्स, कोस्ट स्टेट के बाद मुझे ये भी देखना है कि आप मुझे बताएं कि वो स्टेट्स का नाम जो स्टेट्स फॉरेन कंट्री के साथ शेयर करते हैं अपना बॉर्डर, जिनको हम कहते हैं फ्रंटियर स्टेट्स। क्या कहते हैं? अच्छा, और सवाल उठेगा यहां पर, ना मुझे फ्रंटियर स्टेट के बारे में पूछा गया है, ना मुझे कोस्ट स्टेट के बारे में पूछा गया है। मुझे किन स्टेट के बारे में पूछा गया है? वो स्टेट्स जो इधर बीच में हैं। ना तो वो किसी इंटरनेशनल कंट्री के साथ शेयर करते हैं बॉर्डर, ना तो वो किसी वाटर बॉडी के साथ अपना शेयर करते हैं बॉर्डर, ना वो उसके साथ शेयर करते हैं ना इसके साथ शेयर करते हैं, सिवाय वो एक ऐसे स्टेट्स हैं जो ना इधर भी ना इधर भी, सिर्फ बीच में है वो। जैसे सवाल आया था एक एग्जाम में, आपके एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट neither share border with foreign countries. What is foreign countries? Foreign country does not mean USA and England. Foreign country का मतलब इंडिया से बाहर जो भी कंट्री होगी। नेपाल इज अ फॉरेन कंट्री, पाकिस्तान इज अ फॉरेन कंट्री, चाइना इज अ फॉरेन कंट्री, श्रीलंका इज अ फॉरेन कंट्री, है ना? तो क्या लिखा मैंने? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नीदर शेयर बॉर्डर विथ फॉरेन कंट्री नॉर इज कोस्टल। कोस्ट समझते हो? कोस्टल समझते हो? इसमें ऑप्शन था ए गुजरात, इसमें ऑप्शन है यूपी, बी, इसमें ऑप्शन है सी महाराष्ट्र, इसमें ऑप्शन है डी झारखंड। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ना वो क्या होना चाहिए? वो स्टेट जो फॉरेन कंट्री के साथ शेयर करता है अपना बॉर्डर, ना वो स्टेट होनी चाहिए जो पानी के साथ शेयर कर रहा है। पानी डज नॉट मीन रिवर, पानी मतलब ये सी की बात कर रहा हूं, है ना? तो ये सवाल भी आया हुआ है। इसका आंसर जो है वो है झारखंड। लेकिन हम कैसे कर पाएंगे? मुझे पता ही नहीं झारखंड कहां है, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल मैप। क्या पढ़ते हैं? मुझे पता ही फलानी माउंटेन रेंज कहां पर, इसके हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल मैप। सो इसी तरह आपको यह भी देखना होगा कि दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में आपको देखना है कि कहां पर माउंटेन रेंज है, हाईएस्ट पीक क्या है, लोएस्ट पीक क्या है, ये हम सब पढ़ते हैं। लेकिन जब ध्यान देंगे तब याद रहेगा, जब ध्यान नहीं देंगे तब याद भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको हमेशा सारी चीजें जो हैं वो आपको आहिस्ता 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 क्या करनी है भाई, समझनी है। क्लियर? समझ आया सबको? अंडरस्टूड? फिर मैंने लिखा था, चलो मैं आगे, फिर मैंने लिखा था लास्ट पॉइंट जो है वो होती है स्ट्रैटेजी। सर मैं कैसे याद करूं, मैं कैसे पढूं? अगर मैं आज आपको कोई चीज बोलता हूं, हाउ कम इट्स पॉसिबल कि आप 2 महीने के बाद आते हो कि सर मुझे समझ में नहीं आता, मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे कैसे याद रहेगा, समझ में नहीं आता, मैं कहां स्टार्ट करूं? नहीं, आपने आज तक कोई कंपोनेंट पढ़ा? कोई कंपोनेंट आज तक आपने पढ़ा? कोई ना। पहली बार आ रहे हो ना पढ़ने के लिए, कोई चीज पढ़ी? आप सारे नए हो ना। सम ऑफ यू मे बी साइंस बैकग्राउंड, आप पढ़ते हो हिस्ट्री, है ना? कोई हिस्ट्री से आप में से आप पढ़ते हो यहां पर साइंस। तो मुझे बताओ, साइंस वाले को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और हिस्ट्री वाले को साइंस पढ़ा रहा हूं, तो इसमें कितनी फर्क है? इतना ऑल टुगेदर फर्क, आसमान जमीन की फर्क है। लेकिन साइंस वाले को साइंस अच्छा है, आर्ट्स वाले को आर्ट्स अच्छा है। जितना साइंस वाला कमजोर है किसमें? आर्ट्स में। उसी तरह आर्ट्स वाला कमजोर है किसमें? आप मुझे बताइए, आप में से ऊपर और नीचे कौन है? आप सब बराबर है ना? यू आर सेलिंग इन द सेम बोट। आप एक ही बोट में, फॉर एग्जाम्पल मेरा हिस्ट्री कमजोर है, इसका मैथ कमजोर है, लेकिन मेरा मैथ स्ट्रांग है। मगर इसका कमजोर क्या है? मैथ। जो इसको कमजोर है ना वो मुझे क्या है, लेकिन जो मुझे स्ट्रांग है वो इसको क्या है? कमजोर। आप मुझे बताए इसमें और मेरे में ऊपर और नीचे कौन है? कोई नहीं। जितना ये पीछे है उतना मैं भी पीछे हूं, जितना ये आगे है उतना मैं भी आगे हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिलेक्ट कौन अब होगा? हम दोनों में सिलेक्ट कौन होगा? हम दोनों में सिलेक्ट कौन होगा?
सिलेक्ट एक होगा, मगर वो होगा ये हमारे दोनों में से जिसने अपनी कमजोरी पर ओवरकम किया। मेरा क्या था कमजोर भाई? मेरा था हिस्ट्री कमजोर। मुझे हिस्ट्री पसंद नहीं है सर। मेरा क्या है कमजोर? मेरा मैथ्स है कमजोर। सर मेरा क्या है कमजोर? मेरा सर इंग्लिश है कमजोर। तो जो चीज मुझे कमजोर है मुझे उस कमजोरी को ठीक करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉडी में कहीं पर कमजोरी है, आपका हाथ काम नहीं कर रहा है, आपकी टांग काम नहीं कर रही, आप इसको ऐसे ही रहने दोगे या इसका इलाज करोगे? इसका इलाज करेंगे ना। तो इलाज का क्या मतलब होता है? पढ़ना है, लिखना है, दिन भर लगाना है। तो मैं आपको एक चीज यहां पर कहूंगा ना कि आपको दिन भर मेहनत करनी है। इसके सिवा और क्या काम है आपको? जरा मुझे बताइए। आप पढ़ने के सिवा कुछ और काम है आपको? जब कोई काम है ही नहीं, आप 24 आवर्स किस लगाने हैं? पढ़ाई के साथ। अब आप कहोगे मुझे सर 24 आवर्स कहां पॉसिबल है, कहां पढ़ेगा 24 आवर्स इंसान? नहीं, 24 आवर्स का मतलब ये होता है अगर आप सिर्फ 6 घंटे पढ़ते हो, 5 घंटे पढ़ते हो, दैट इज एनफ फॉर योर एग्जाम। जो आपका एसएसबी एग्जाम है, दैट्स मोर देन सफिशिएंट बाय द वे, रादर आई शुड से दैट्स मोर देन सफिशिएंट। अगर आप सिर्फ 6 घंटे पढ़ते हो ना दिन में, 6 घंटे 5 घंटे पढ़ते हो दिन में, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं करता था, आप भी वैसे करें बाय द वे। मैं जब 4 घंटे या 5 घंटे या 3 घंटे पढ़ता था, जो भी मैं पढ़ता था, फिर मैं क्या करता था? फिर मैं किताब बंद करता था। फिर मैं यही सोच रहा था कि मैंने क्या पढ़ा किताब बंद करने के बाद। अगर आपको किताब बंद करने के बाद याद रहता है ना कि मैंने क्या पढ़ा, देन आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो ठीक जा रही है। अगर पढ़ने के बाद याद नहीं रहा ना तो फिर आपने सही से नहीं पढ़ा है। तो यहां ही आपको पता चलेगा कि मुझे याद क्यों नहीं रहता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मुझे आप अक्सर शिकायत ये आती है बच्चों की, सर मुझे याद नहीं रहता है। मैंने कहा कि पढ़ने का तरीका जो है वो गलत है। या तो आप सुबह से लेकर शाम तक बहुत पढ़ते हो, पीछे सब भूल जाते हो, इसलिए आपका ये मामला है। आप एक काम करें, आप ज्यादा टाइम के लिए पढ़ें मगर पढ़ें कम। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक यूनिट है या एक चैप्टर है आपके पास, एक चैप्टर आप पढ़ते हो सुबह, आप स्टार्ट करते हो, आप पढ़ते हो 4-5 चैप्टर दिन में। कितने पढ़ते हो आप? मान लो कि फर्स्ट डे आपका है, आपने कितने चैप्टर पढ़े? 4 चैप्टर्स। तो शाम को मैं कह रहा हूं जरा जो सेकंड चैप्टर जो है इसके बारे में बताओ, आपको याद नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने तरीका ही गलत क्या किया है, इस्तेमाल किया है गलत। लेकिन अब करना क्या है, आप 4 चैप्टर ना पढ़ें, बिल्कुल ना पढ़ें, आप एक ही चैप्टर पढ़ें। टाइम वही, आपने कितना टाइम लगाया? आपने लगाया 8 आवर्स। कितना लगाया? आप यही 8 आवर्स लगाओ, आप यही 8, मगर किसके लिए? हाँ टाइम लगेगा इसमें, लेकिन आपको भूल नहीं जाओगे, आपको याद रहेगा। लेकिन जब भी आप पढ़ोगे ना, वट एवर यू रीड, जो भी आप याद करते हो ना, ट्राई टू राइट एंड मेक समरी। देखो समरी क्या होता है, आपने कोई चीज पढ़ी, आप फिर से वही लिखोगे, हूबहू वही लाइन वही पॉइंट ना। आप वो पॉइंट लिखो जो आपको याद नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 लाइनें पढ़ी ना एक पेज से, मैं स्ट्रेटेजी बोल रहा हूं, आपने 10 लाइन पढ़ी ना एक पेज से, आपको याद रहेगा ये, लेकिन 3 लाइन ऐसी थी जो मुझे बार बार भूल जाता हूं। अब मैं क्या करूं, मैं अलग से लिखूंगा, मैं अलग से आउट ऑफ 10 लाइन, जो यहां पर 10 लाइनें थी ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ कितने लाइन लिखूंगा? 3। इसका मैंने कितना नोट बनाया? समरी बनाया। मगर समरी किसका बनाया? जो मुझे याद नहीं रहता है। अब जब नेक्स्ट टाइम फिर मैं इसको रिवाइज करूं, मुझे सारा रिवाइज करना है, सिर्फ 3 लाइन रिवाइज करने हैं। अब मुझे टाइम और ज्यादा लगेगा या कम टाइम लगेगा? कम टाइम लगेगा। समझ आया? फिर मैं यहां पर लास्ट पॉइंट आपको ये कहता हूं कि लास्ट पॉइंट ये है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये है जो मैंने कहा ना, स्ट्रैटेजी। मेक श्योर कि आप ऐसा ही करेंगे। कल 2 महीने के बाद ना मुझे बोलना कि सर समझ में नहीं आता है कि सब्जेक्ट स्टार्ट करूं। जो सब्जेक्ट आज आपको स्टार्ट हो जाएगा यहां, जैसे आपका स्टार्ट हो जाएगा 5 मिनट के लिए ज्योग्राफी, क्या हो जाएगा? आपका दूसरा सब्जेक्ट, मान लो हम मान लेते हैं आपका हो गया क्या सब्जेक्ट स्टार्ट? हिस्ट्री। चाहे ये 1 आवर का रहेगा, चाहे ये 2 आवर का रहेगा, या 1.5 और 1.5 जो है 1.5 घंटे या 1.5 घंटे का क्लास रहेगा, जो भी रहेगा। मान लो कि 2 घंटे का 1.5 घंटे का क्लास रहा। आपने आज क्या पढ़ा? ज्योग्राफी। आपने क्या पढ़ा? हिस्ट्री। सबको लगेगा ये इजी है, कौन सा मसला है यार, 5 मिनट में पढ़ूंगा, बात खत्म। लेकिन ये आप हर रोज कहोगे 5 मिनट, इसको लगेगी क्या हो जाएगा, 1 पेज लिखा, 1.5 पेज लिखा, 2 पेज लिखा, ये कौन सा मसला है। लेकिन जब 20 दिन होंगे ना, 20 दिन के टाइम पर आपके पास 40 पेज होंगे। कितने पेज होंगे? फिर 40 पेज को रिवाइज करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ये मौदीबाना गुजारिश है आपसे कि आप फॉलो करें इस चीज को। आज जो भी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ना, इसको आज ही शाम को खत्म करें। तब तक सोएगा नहीं जब तक मैं इसको आज खत्म ना करूं और याद ना करूंगा।
नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद मैं क्या उठाऊंगा? उसके बाद में हिस्ट्री उठाऊंगा। जो भी मैंने आज हिस्ट्री में पढ़ा, चाहे मुझे गोटा भी याद क्यों ना करना पड़ेगा, चाहे मुझे डेट्स कैसे याद रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, आप दोस्त से बात करो, हाँ, उसे बोलो कि इसके बाद सर ने क्या कहा, मैं पूछता हूं उसके बाद सर ने क्या कहा, आपस में बात करो, कोशिश करो याद करने की, कोशिश करो याद करने की। लेकिन जिस दिन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री इज ओवर इन द क्लासरूम, आपको भी खत्म होना चाहिए। सिर्फ मेरा ही खत्म, देखो मैं तो खत्म करूंगा ना 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद मेरा ज्योग्राफी हो जाएगा। क्या मेरा ज्योग्राफी खत्म करना आपकी सिलेक्शन होगी ना? खत्म जब वो होगा, सिलेक्शन वो है कि जब मेरे साथ आप भी क्या करोगे, खत्म करोगे। फिर 5 मिनट के लिए आपका उठेगा इकोनॉमी। क्या उठेगा? इकोनॉमी। इकोनॉमी के बाद उठेगा फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, है ना? तो इकोनॉमी के साथ साथ इकोनॉमी जो अब स्टार्ट हो जाएगा, आप इकोनॉमी स्टार्ट करें, याद करें उसी दिन, जिस दिन लिखा जो लिखा, शाम को सोने से पहले, मैं कहता हूं खाने खाने से पहले आपको इकोनॉमी वाला पार्ट पता होना चाहिए। और सेकंड, जो ये मैथ्स है, मैथ्स को भी मैं साथ साथ क्या कर रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं। लेकिन जब मुझे संडे आएगा, द डे आई विल हैव द ऑफ ईयर, आई विल गो बैक टू ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। थोड़ा सा मैं, अगर मैं भूल गया हूं, थोड़ा सा मैं इसको क्या करूं, वापस करूं, क्योंकि मेरा पूरा दिन घर में है, मेरे पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में कम से कम 10 घंटे लगा सकता हूं ज्योग्राफी को, या 5 घंटे ज्योग्राफी को, 5 घंटे हिस्ट्री को। आप थोड़ा सा वो रिवाइज करें। अगर आप भूल जाते हो ज्यादा तो आप संडे को रिवाइज करें। लेकिन कल जब उठेगी ना पॉलिटी, क्या उठेगी? पॉलिटी। पॉलिटी के बाद क्या उठेगा? फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग। तो आप क्या करेंगे? आप पॉलिटी को जो दिन में आपने पढ़ा ना, शाम को खत्म होना चाहिए। कुछ भी हो, जो भी हो, दुनिया कहीं से कहां जाएगी होने दो, लेकिन मुझे पॉलिटी खत्म करनी शाम को। मैंने शाम को क्या करा? रीजनिंग। तो रीजनिंग के क्वेश्चन मुझे सालों होने चाहिए। लेकिन जब संडे आएगा तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा? रिवाइज करूंगा। उनको नहीं, अब उनके पास टाइम नहीं है। मगर टाइम जो तब होगा ना, जब आप ज्योग्राफी के साथ ज्योग्राफी खत्म करोगे, पॉलिटी के साथ पॉलिटी खत्म करोगे, हिस्ट्री के साथ हिस्ट्री खत्म करोगे। जिस दिन यहां पर पॉलिटी खत्म होती है, आपको भी पॉलिटी खत्म होनी चाहिए। मेरा खत्म करना कुछ नहीं होगा। मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊं, कितनी भी मेहनत करूं, इट डजंट मैटर। इसका वैल्यू है, मैं हमेशा कहता हूं, मेरे पढ़ाने का वैल्यू कितना है? 0। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरे पढ़ाने का मैं कहता हूं कि 2000% मेरा अच्छा रहेगा, जब तक आपका भी पीछे से मेरा सपोर्ट होगा। अगर सपोर्ट ना रहा तो फिर मेरा पढ़ाना भी बेकार, आपका पढ़ना भी बेकार, फिर आप अपना टाइम जाया कर रहे हो। तो आज से ले लो कि जो भी हो सो भी हो, दुनिया कहां से कहां जाएगी, मुझे कुछ है नहीं उसके साथ। मेरा घर है, आई हैव माई होम, आई हैव माई होम। होम का मतलब है आई हैव माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है, मेरा कोई दोस्त, कोई भी रिश्तेदार आपका घर चलाने नहीं आएगा, ये मैं कह रहा हूं आपको। और फिर रहा मोटिवेटेड कैसे रहना है, हाँ, एक इंसान है ना, ह्यूमन बीइंग है भाई। मेरी बॉडी है, हाथ है, खून चल रहा है रगों में, नसों में चल रहा है खून, ये तो ह्यूमन बॉडी है ना। ह्यूमन बॉडी कैन नॉट बी मोटिवेटेड एट ऑल द टाइम्स, इट कैन नॉट बी। आप कुछ भी करो, नहीं हो सकता है। आपको हर 2 दिन के बाद लगेगा यार मुझसे नहीं होगा, हर तीसरे दिन के बाद आपको लगेगा नहीं हो जाएगा मुझसे, चौथे दिन फिर हो जाएगा यार मुझसे नहीं होगा, 5 दिन फिर कहोगे यार मुझसे होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगा, इंसान कब हारता है? देखो, जो ये फाइट है ना, जो आप ये मेहनत कर रहे हो ना, इट इज नॉट फिजिकल फाइट। आपने कितने बॉडी बिल्डर आज तक देखे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया एग्जाम? किया है एग्जाम क्वालिफाई? नहीं, वो बॉडी के पीछे लगे हुए हैं ना। ये फाइट कहाँ है? फाइट नहीं है फिजिकल, फाइट है हियर। अगर आपने अपने दिमाग को कहा ना कि मुझे नहीं होगा ना, दुनिया की तमाम ताकत जो है ना फिर कुछ नहीं करेगी। अगर आपने अपने माइंड को कहा ना कि नहीं मुझसे हो जाएगा, ये फाइट इधर है। फाइट इज नॉट फिजिकल फाइट, ये इट इज फाइट हियर। यहां से कहा ना आपने नहीं मुझे होगा, तो पूरी की पूरी बॉडी लगती है इसको हेल्प करने में। जैसे मैं कोई चीज पढ़ रहा हूं तो मैं मैसेज पहले ही देता हूं दिमाग को कि यार कौन पढ़ेगा, अब मैं थक गया, तो हमारी बॉडी उससे पहले ही थक जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूं, एक लड़का होता है, वो बाजार में नंगा घूमता है, उसको आप कहते हो पागल, है ना, कहते हैं ना पागल, नंगा घूमता है। आपको कहेंगे नंगा घूमेंगे, क्यों नहीं घूमोगे? क्योंकि आपका दिमाग काम कर रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ, जो इंसान का दिमाग जो है वो जब काम करता है ना, तो पूरी बॉडी का वैल्यू बनता है। सर नो, जिस दिन ये छोटा सा दिमाग खत्म हुआ ना, पूरी बॉडी नंगी हो जाती है। नंगी का मतलब है इसका वैल्यू कुछ है ही नहीं। अगर मैं कपड़े पहनता हूं तो ये सिर्फ यहां है। अगर मैं कुछ बात करता हूं, सोचता हूं, चलता हूं, फिरता हूं, घूमता हूं, इट्स ऑल हियर, इट इज नॉट हियर। So this is controlled by this small part. I hope you are getting my point. So जो भी आप करते हो ना, वो यहां है। इसको ट्रेन किया आपने कि मुझसे होगा तो तुम्हारा होगा, इसको ट्रेन किया आपको कि मुझसे नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। ठीक है ना?
नहीं, यू कैन नॉट बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम्स, बट यू मस्ट बी डिसिप्लिन एट ऑल द टाइम। आप पूरा 24 घंटे या 1 साल 6 महीने 8 महीने मोटिवेट नहीं रह सकते हो। अगर आपको रहना है तो आपको डिसिप्लिन रहना है। मुझे 6 घंटे पढ़ना है, चाहे मुझे मन करता है पढ़ने का या नहीं करता है पढ़ने का। जैसे कि आप सब हो ना मुसलमान, आई होप कि एवरीबॉडी इज मुस्लिम। वो कहते हैं ना कि इस्लाम में क्या है, आपको दिल लगता है नमाज पढ़ने या नहीं लगता तभी पढ़ो, तभी तो वक्त आएगा आपका दिल खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। सिमिलरली मैं कहता हूं कि तुम्हारा दिल करता है पढ़ने का या नहीं करता है पढ़ने का, आप पढ़ो। तुम्हारा मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन आप तब भी पढ़ो, क्योंकि मेरा टारगेट है मुझे 6 महीने में कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है। मेरा घर जो है, मेरा परिवार जो है वो मेरे कंधों पर है। खास तौर पर बॉयज़ के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक खुशी, पता है खुशी कब होती है लड़की के हिस्से में, जब लड़का पैदा होता है ना घर में, तब खुशी होती है। उसके बाद लड़की को खुशी होती नहीं है, क्योंकि उसको पता है जब लड़का बड़ा होता है ना, बड़ा जब होता है 6 साल 8 साल 10 साल 12 साल, उसको दिमाग में पहले ही बिठाया जाता है कि आप लड़की हो, आपको घर चलाना है। तब से लड़की वो बेचारा मर रहा है, मुझे घर चलाना है, मुझे घर चलाना है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनको अक्ल काम करती है। यहाँ तो 60 साल के भी लोग बैठे हुए हैं जिनको अक्ल नहीं आती है। क्लियर? सो यू कैन नॉट बी मोटिवेट एट द ऑल टाइम्स। जो सबसे प्यारी चीज़ जो मैं यहाँ पर कहता हूँ, सबसे प्यारी चीज़ वो ये है, जब एक इंसान को बेइज्जती होती है ना, बेइज्जती, तुम कौन हो, तुमसे नहीं होगा, ये बेइज्जती हो गई ना, मुझे लगता है कि बेइज्जती होना सबसे प्यारी चीज़ है। इसी से आप मोटिवेट रहोगे, अदरवाइज मोटिवेट रहना मुश्किल है। बेइज्जती होनी चाहिए। आपको बाप भी कहना चाहिए कि तुम्हारा नहीं होगा, मैं भी देखता हूं तुम्हारा कैसा होगा, उसको दिखाओ ना कि कैसे हो जाता है। तो जब आप कहोगे उसने, मेरे बाप ने मुझे कहा कि आपका नहीं हो जाएगा, अब मेरा नहीं हो जाएगा, तो आपकी बेइज्जती होगी, लेकिन बेइज्जती के साथ साथ आप खुद अपने आप को खराब कर रहे हो। यस सर नो? तो बेहतर क्या है, आप क्या करना है, बेहतर क्या है, जिस दिन आपकी बेइज्जती हो जाती है, जिस दिन आपकी बेइज्जती हो जाती है, उसी दिन से आपको ठान लेना है कि चाहे जिंदगी उधर की हो या जिंदगी इधर की हो, मैं अपना रास्ता नहीं छोड़ूंगा। अगर आप ये करते हो ना, मैं अल्लाह की कसम बोलता हूं कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी पक्की। नहीं हुआ ना, फिर कभी नहीं होगा। तो इसलिए बेइज्जती होना भी जरूरी। डरना नहीं इस बात को लेके, उसने मुझे बेइज्जती की, हाँ मेरे रिश्तेदार था, मेरा हमसाया था, मेरा चाचू था, मेरे बाप था, उसने मुझे ये कहा, तो होने दो, ये होना चाहिए जरूरी। आपको माँ बाप, खुद अपना बाप आपको बोलना चाहिए कि तुम्हारा नहीं हो जाएगा, मैं भी देखता हूँ तुम्हारा कैसा होगा। उसको दिखाना कि देखो कैसे होता है, उसको दिखाना है कैसे होता है। तो इसलिए आज के बाद कोई भी दरबदरी ना करना। ये मोबाइल जो है ना, ये छोड़ो, आप फिर चलाओ ना। जब आप मेरे एज पर आओगे ना, मेरी स्टेज पर आओगे ना, फिर देखो मोबाइल क्या करना है, मोबाइल को करो ऐश। लेकिन कभी कभार ऐसा टाइम होता है कि मुझे मोबाइल यूज़ करना नहीं है, क्योंकि मोबाइल से क्या होता है, द मोमेंट यू यूज़ द मोबाइल, आप नहीं देखते हो वीडियो 3 घंटे का, आप देखते हो रील्स 2 मिनट का, 1 मिनट का। फिर ये आपका ना माइंड वही कैप्चर करता है, 2 मिनट 3 मिनट, 2 मिनट 3, फिर पढ़ाई भी होती है 2 मिनट 3 मिनट, फिर नहीं होगी और पढ़ाई, फिर बात खत्म। तो आपकी जो प्राइम पीरियड होता है ना लाइफ का, यहाँ पर करियर आप बनाते हो, वो वाला पीरियड क्या हुआ, खत्म। फिर आप कब मेहनत करोगे? क्लियर? So first understanding any subject, say for example if I start the geography, for understanding any subject, for example geography, we must know what is to be studied. Clear? So I write here, you too write. सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जब भी मुझे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना होता है तो I start with the word called what? Introduction. सबसे पहले मैं क्या पढ़ूंगा ज्योग्राफी में? इंट्रोडक्शन। क्लियर? इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं स्कॉलर्स के नाम भी। क्या पढ़ते हैं? स्कॉलर्स के नाम भी। इसमें हम पढ़ते हैं अप्रोच भी, ठीक है ना? इसमें क्या पढ़ते हैं? इसमें हम अप्रोच भी पढ़ते हैं। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो हमें यहां पर पढ़ना होगा। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट जो है, जो मैं यहां पर लिखता हूं, उसके बाद आपका, अगर आपने सुना होगा, बचपन से सुना होगा, बाय द वे क्लास 6 में पढ़ा है, लेकिन 6 का स्टैंडर्ड अलग है। एग्जामिनेशन यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल अलग है। अल्फाज तो वही है, पर डिफरेंस जो है ना, डेप्थ जो है वो टोटली अलग अलग होगी। वो है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सुना होगा बचपन से ही, क्लास मिस ना करना मेहरबानी करके। थर्ड पॉइंट जो है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है कि हमारे पास टाइम जो है ना, टाइम जोन्स हमें पढ़ने हैं, है ना? हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में। क्लियर? हमें पढ़ना है लैटिट्यूडनल बेल्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है। क्लियर?
तो जिस स्टार्ट हमारा सिलेबस हो रहा है उसके बाद आपको पढ़ना है ट्रांस हिमालय पढ़ना है, ठीक है ना। आपको पढ़ना है हिमालयाज, आपको पढ़ना है पूर्वांचल, सब लिखो भाई पूर्वांचल, ठीक है ना। आपको पढ़ना है नॉर्दर्न प्लेन्स, आपको पढ़ना है कोस्टल प्लेन्स, क्लियर। आपको पढ़ना है डेजर्ट्स, आपको पढ़ना है पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। आपको पढ़ने हैं आइलैंड्स, ठीक है ना। तो दिस इज द सिलेबस जो मैं यहां पर लिख ही रहा हूं। आपको ये ना बाय हार्ट आपको ये ना याद रहना चाहिए कि मुझे जो पढ़ना है तो पढ़ना क्या है मुझे, क्योंकि जो भी आप चीज़ स्टार्ट करते हो पढ़ना पहले पता होना चाहिए कि मैं पढ़ना क्या है मुझे। अगर मुझे इस एग्जामिनेशन के लिए जाना है तो जाना कहाँ से है, कौन सा मेरा तरीका है, कौन सा मेरा स्टाइल है, कौन सा मेरा सीडी होगी, जिस सीडी को मुझे क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। दिस इज डेजर्ट्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, आइलैंड्स एक्सेट्रा, क्लियर। तो उसके बाद नेक्स्ट मुझे आता है ड्रेनेज में मुझे क्या करना है, मुझे रिवर सिस्टम को पढ़ना है। मेरे पास 2 रिवर सिस्टम है, एक मेरे पास है हिमालयन रिवर सिस्टम, ओके। देन सेकंड वी हैव व्हाट वी कॉल एज पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। जी प्लीज, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, क्लियर। उसके बाद मुझे अगर पढ़ना है, मुझे पढ़ना है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इंडिया के साथ साथ मुझे अपने स्टेट का यानी अपने एरिया का, दैट्स कॉल्ड व्हाट, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ना है। जिसमें मुझे क्या पढ़ना है, जिसमें मुझे मोस्टली पढ़ना है क्या, मॉनसून, है ना। मॉनसून सीजन वीजन वगैरह जो है वो इसी में ही आता है। लिखा एवरीबडी, शाबाश। अब मैं यहां पर लिखता हूं, उसके बाद मुझे क्या पढ़ना है, मुझे सॉइल के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। मुझे सॉइल टाइप्स के बारे में पढ़ना है, मुझे क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, क्लियर। उसके बाद मुझे एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है। एटमॉस्फेयर में मुझे क्या पढ़ना है, मुझे गैसेस के बारे में पढ़ना है, मुझे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, क्लियर, अंडरस्टूड। देन आई हैव व्हाट वी कॉल एज अर्थ के बारे में पढ़ना है। तो अर्थ के बारे में आप क्या पढ़ते हो, अर्थ के बारे में व्हाट आई डू इज दैट इज द स्ट्रक्चर, है ना, दैट इज अर्थक्वेक्स, है ना, दैट इज प्लेट्स, है ना, प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सेट्रा। तो ये जो है ना ये आपको पढ़ना होगा। अर्थ का स्ट्रक्चर, अर्थक्वेक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सेट्रा जो है ये आपको सब पढ़ना है। हाँ, उसके बाद आपको पढ़ना है वन मोर थिंग, दैट इज व्हाट वी कॉल एज रॉक्स, क्लियर, दैट्स व्हाट वी कॉल एज रॉक्स। रॉक्स के बाद जो लास्ट पॉइंट है दैट इज फिजिकल एंड व्हाट, पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ व्हाट, इंडिया एंड वर्ल्ड। सो ये हमारा सिलेबस है, मैं एक चीज यहां पर हाईलाइट करूं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये आपसे ये शेयर करूंगा यहां पर कि अगर मैं पिछले 5, 6, 7, 8 साल के पेपर देखता हूं, क्या देखता हूं, पिछले 5, 6, 7 साल के मैं पेपर देखता हूं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, वन एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। अगर मैं लास्ट 7 years के क्या देखता हूं, पेपर्स देख रहा हूं, कितने साल के। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, अगर मैं लेक्स सुना है ना आपने, लेक्स, अगर मैं एग्जाम्पल देता हूं किसकी भाई, मैं किसकी एग्जाम्पल देता हूं, मैं लेक्स एग्जाम देता हूं। मैं आपको ये बोलूंगा मोर
मोर देन 7 साल में मत हो गई 7 ही पेपर, साल में 2 पेपर भी होते हैं, साल में 3 पेपर भी हो गए, साल में 4 पेपर भी हो गए, पेपर तो बहुत सारे आए ना, ये मगर कितने साल की पेपर हैं? आई मस्ट टेल यू पिछले 5-6 साल से अगर जितने पेपर आए हैं ना उसमें मोर देन 30 क्वेश्चंस आए हैं। कहाँ से? तो इसका मतलब ये हुआ कि साल में एक पेपर में एक सवाल आता है लेक्स का, यस सर नो? आता ही नहीं आता है। अगर आप देखोगे ना पहले वाले पेपर्स, वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क वगैरह जो है ना उसके बारे में सवाल आता है। तो एक एग्जाम्पल मैंने दी 30 क्वेश्चन से ज्यादा, इसका मतलब हर पेपर में एक सवाल कौन होता है। अब मुझे स्ट्रेटेजी पता चली कि लेक में क्वेश्चन आता है तो मुझे लेक के बारे में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। क्या मैं इस टॉपिक को छोड़ सकता हूं? जब मुझे पता है पिछले 7 सालों से 30 से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं इसी लेक से, पर्टिकुलरली अगर मैं चाहे मैं जम्मू एंड कश्मीर का देखूं या मैं टोटल इंडिया का भी देखता हूं तो मोर देन 30 क्वेश्चन, आई कैन शो यू इट। अब भाई आप खुद देखो ना, अब मैंने कहा ना अभी पेपर का ना वो एक आता है, एक बुकलेट आती है जिसमें प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है, सोल्यूशन भी है, उसका सोल्यूशन नहीं है बल्कि आंसर है, उनका आंसर है, मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है, आंसर है। तो आप गिन लेना खुद ही कि आप खुद को पता चलेगा आपको, हाँ ये तो सच है कि 30 क्या मैं कहता हूँ 36 क्वेश्चन जो हैं वो आए हैं आज तक। मुझे बताओ जब मैं लेक्स का टॉपिक पढ़ेंगे खुद से एज अ स्टूडेंट, क्या मैं इस टॉपिक को छोड़ सकता हूँ? एक ही क्वेश्चन ऐसा होगा ना जिसकी वजह से आपकी सिलेक्शन भी हो सकती है, एक ही क्वेश्चन ऐसा होगा ना जिसकी वजह से आपका रिजेक्शन भी होगा। उस लड़की को पूछो ना जिसको 1 मार्क्स की वजह से सिलेक्शन से बाहर रहना पड़ा, उसको बोलो कि हालत क्या हो जाती है। अच्छा, जिसका एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया उसकी सिलेक्शन होगी, उसकी जिंदगी ही बदल गई, यस सर नो? अचानक देखो 1 मार्क्स की वजह से, एक सवाल की वजह से आपकी जिंदगी खराब रह जाती है, एक उसी मार्क्स की वजह से आपकी जिंदगी क्या हो रही है। अच्छा यहां पर देखो, अगर 5 मिनट के लिए अगर 80 कट होता है, क्या होता है? आउट ऑफ 120 80 क्या हो रहा है? कट। किसी लड़के को 81 है, किसी को 91 है, किसी को 110 है। बताइए रैंक में कोई फर्क है? रैंक में कोई फर्क है? रैंक में कोई फर्क है? ड्यूटी में कोई फर्क है? जॉब में कोई फर्क है? अल्टीमेटली सैलरी में कोई फर्क है? सैलरी भी सेम, ड्यूटी भी सेम, सब कुछ सेम। चाहे आपको 81 आए, चाहे आपको 110 आए, लेकिन आपको इस रेंज में क्या करना है? इस रेंज में आपको आना है। लेकिन आने के लिए मेहनत लगती है, ठीक है ना? कोई भी जॉब आपको मुफ्त में नहीं मिलने वाला है। समझ आया? क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं कहां से पढ़ूंगा? अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं कहां से पढ़ूंगा? तो मैं कहता हूं जो एथेंटिक सोर्स है ना किसी भी सब्जेक्ट के लिए, कोई भी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, जो भी एथेंटिक सोर्स होता है ना वो होता है एनसीईआरटी, ठीक है ना? एनसीईआरटी आती है और ये सबसे सस्ती किताब है। क्यों ये सस्ती किताब? क्योंकि जो एनसीईआरटी होती है ये होती है गवर्नमेंट बुक्स। कौन सी बुक्स होती हैं? गवर्नमेंट बुक्स होती है। तो एनसीईआरटी में से फिलहाल के लिए मैं कहता हूं आप एक लाना। एक आती है, मैं दोनों का लिखता हूं, बाय द वे मैं दोनों का नाम लिखता हूं। एक आती है क्लास 11th की एक बुक आती है इंडिया फिजिकल। क्या आती है भाई? इंडिया फिजिकल आती है। समझ आ रहा है? इंडिया फिजिकल आती है एक बुक जो आपको क्लास 11th में होती है। क्लियर? सेकंड आती है इसी क्लास की ही, किस क्लास की आती है भाई? क्लास 11th की आती है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल्स। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल्स। तो मगर मैं प्रेफर करूंगा आप सबसे पहले कौन सी बुक लाएंगे भाई? पहली वाली बुक लाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको यह भी कहूं कि आप एक काम करें, आप सबसे ज्यादा क्या करेंगे? फोकस क्लास नोट्स पर। क्यों? क्लास नोट में ये वाली एनसीईआरटी भी है, क्लास नोट में ये वाली एनसीईआरटी भी है। क्लास नोट्स में देखो क्या क्या है। क्लास नोट्स में आपको सबसे पहले आता है एनसीईआरटी, ठीक है ना? क्लास नोट्स में आपको आता है हायर सोर्स भी। क्लास नोट्स में आपको आएगा पीवाईक्यू भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं आज तक वो भी आएंगे इसमें। क्लास नोट्स में एनसीईआरटी भी आएगा, हायर सोर्स भी आएगा, पीवाईक्यू भी आएगा। क्लास नोट्स में आपको जो भी करंट है
वो भी आएगा। जैसे करंट में अगर मैं ज्योग्राफी की बात करता हूं, मैं फिलहाल के लिए आपको बोलूंगा करंट में क्या क्या है। करंट में आपको है कोस्टल एरिया, जो जो चेंज हुआ कोस्ट एरिया, और कोस्टल एरिया। हेलो जी। कोस्ट एरिया आता है, और सेकंड जो है वो आपको क्या आता है, नंबर वन कोस्ट एरिया है, नंबर टू आपको है अरावली। अगर आपने सुना होगा न्यूज में, अरावली को हम वो तबाह कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, वहां मिनरल्स निकाल रहे हैं। इस पर सवाल आ सकता है, नहीं आ सकता है? यस, अरावली। तो कोस्ट एरिया भी है न्यूज में इंडिया में, और अरावली भी है। क्या कहाँ है? न्यूज में। समझ आया? क्लियर हुआ? और एक चीज न्यूज में है, आज 2 दिन हो गए, सिर्फ 2 दिन हो गए। देखो, आपको ये पता चलेगा कि ये न्यूज में था, टीचर आपको बोल रहा है कि ये न्यूज में था, जब तक आप खुद न्यूज पेपर ना पढ़ोगे। जैसे न्यूज में ये भी है जैसे न्यूज में ये भी है, शख्सगंज वैली, रात न्यूज कल ही था। शख्सगंज वैली कहां है, मैं आपको यहां दिखाता हूं। जैसे ये है ना इंडिया, है ना इंडिया, ये ना इंडिया। पाकिस्तान ने 1963 में कुछ एरिया दिया है चाइना को, पता है? कुछ एरिया दिया है इंडिया, चाइना, सॉरी, पाकिस्तान ने किसको? वो है ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं शख्सगंज वैली। क्या कहते हैं इसको? ये किसने, देखो पाकिस्तान कहां है? ये ना एलओसी है ना, एलओसी। एलओसी के इस साइड से भी कश्मीर है ना, ये है ना, इस साइड से भी कश्मीर है, वो भी कश्मीर है, ये भी कश्मीर है। लेकिन असली पाकिस्तान कहां है? असली पाकिस्तान तो ये है ना, मेन पाकिस्तान। इस पाकिस्तान ने इस वाले एरिया को किसको दिया? चाइना को दिया। आज चाइना यहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? इंडिया ने इस पर मुद्दा उठाया, भाई ये कैसे कर सकता है इस पर कंस्ट्रक्शन, ये इलीगली उनको मिला है, ये हमारा हिस्सा है। तो चाहे ये उनका हिस्सा है, इनका हिस्सा है, चाहे ये चाइना देगा या नहीं देगा, हमें उससे मतलब नहीं है, वो गवर्नमेंट खुद देखेगा। जंग करना है वो खुद करेंगे। लेकिन हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि क्वेश्चन कहां से आएगा। तो आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है शख्सगंज वैली, या हम इसको कहते हैं ट्रांस कराकोरम। तो कल आएगा ना सवाल, ये ट्रांस कराकोरम कहां है, इस पर न्यूज में था, ये क्या है, किसने दिया, किसको, कब दिया, क्यों दिया, हाँ वजह क्या थी, आज न्यूज में क्यों है। तो ये हो गया सारा क्या, ये भी करंट अफेयर में है, ये भी करंट अफेयर में है, ये भी करंट अफेयर में है। तो ये सारा जो है मामला, ये किधर होगा भाई, किधर होगा? मगर एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, दैट्स अ रिक्वेस्ट, एवरी एस्पायरेंट, एवरी एस्पायरेंट मतलब हर कोई जो आप हैं भाई, जो एस्पायर करता है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जॉब के लिए, एक बुक आपके पास होनी चाहिए। ना लाई एनसीईआरटी, छोड़, मैं खुद करूंगा, मैं खुद मेहनत करूंगा। आप पढ़ेंगे तो करो मेहनत, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा इधर ही, लेकिन एक चीज आपके पास होनी चाहिए, एक चीज, ये लिखा सबने एक चीज आपके पास होनी चाहिए। आप कहो कि सर आपने टॉपिक नहीं पढ़ाया, पढ़ाऊंगा ना, लेकिन पहले पता होना चाहिए पढ़ना क्या है। मैं जा रहा हूं तो जा रहा हूं किधर? अगर मुझे सीढ़ी पर चढ़ना है, मुझे जाना है ब्लॉक ए में, लेकिन सीढ़ी जाती ब्लॉक बी में, मुझे इस सीढ़ी को क्या करना है? इतनी मेहनत करने के बाद मैं कहीं और पहुंच रहा हूं। बेहतर था ना कि मैं सही मेहनत करूं, सही रास्ते पर जाऊं, सही पॉइंट पर पहुंचूं। यस सर नो? बच्चा खुद से पता नहीं क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली फिर पता ही क्या होता है, मेजॉरिटी। देखो, अगर कोई पोस्ट निकलती है, जैसे अभी निकली पोस्ट 600, कितने निकले? 600। कम से कम इसके पीछे होंगे कितने लोग? 2 लाख। 2 लाख में से किसको मिलेगी? 50,000 को मिलेगी, 25,000 को मिलेगी, 10,000 को जॉब मिलेगी, 5,000 को जॉब मिलेगी, 1,000 को जॉब मिलेगी, 700 को जॉब मिलेगी। आउट ऑफ 2 lakhs बाई 600 को जॉब मिलेगी। लेकिन वो 600 कौन होंगे? जो सही डायरेक्शन को, सही मटेरियल को, सही चीज को सही तरीके से इस्तेमाल करता है। देखो, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं अपनी कोशिश हर बार पूरी करूंगा कि नहीं इस बार ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसे कंटेंट को इनरिच करूंगा। लेकिन क्या सिर्फ मेरा कंटेंट ही इनरिच करना ही काफी है कि आप नहीं पढ़ोगे? अच्छा ना, कश्मीर आती है सबको समझ में? नहीं आती है। मैं थोड़ा सा बोलूंगा, वो पढ़ाई किस लिए नहीं है। कॉकरेज था उस मुख्त ब्रों में, क्या करता था वो? क्या करेगी उसको?
उसको लगे यार मुझे क्या करना है, मुझे दाना होना चाहिए, मुझे खाना है, मुझे मुझे ये करना है, लेकिन उसको पता नहीं है ना कि इस वक्त को मार्केट में बेच के आप कितना दाना खरीद सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर। तो इसलिए एक इब्न खल्दून, अगर आपने उसके बारे में सुना होगा, वो कहते हैं कि एक चिड़िया जो होती है ना, वार बुझे का, एक चिड़िया जो होती है उसके पास 2 ग्राम का वजन होता है उसके दिमाग का, अराउंड 2 ग्राम्स। मतलब हर किसी बर्ड का तो सेम नहीं होगा ना। वो कहता है एक चिड़िया की बात वो करता है, उसका दिमाग जो होता है उसका वजन 2 ग्राम से भी कम होता है, 2 ग्राम होता है, लेकिन उसका विजन ये होता है कि वो हमेशा जब सुबह निकलती है चिड़िया, तो उसका ये जहन में रहता है कि मैं एक आज़ाद इंसान रहूं, मैं एक आज़ाद इंसान रहूं। लेकिन एक इंसान का सर जो होता है, सर दिमाग की बात नहीं कर रहा है, सर जो होता है उसका वजन 5 केजी से भी ज़्यादा होता है, लेकिन हमेशा गुलामी करने का सोचता है। क्यों गुलामी क्यों करोगे भाई? अपना खुद रखो ना, अपना खुद मेहनत करो। देखो गुलामी से आप तब हटोगे ना जब आप खुद मेहनत करोगे। जब मेहनत नहीं करोगे ना तब कुछ नहीं होगा। इसलिए अल्लामा इकबाल कहता है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गी मफाजात। जो इंसान कमज़ोर होते हैं ना, जो इंसान बुज़दिल होते हैं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, तो उसके लिए बेहतर मौत। और कौन सी मौत कह रहा है वो मौत नहीं। देखो जब आप सब है ना, मुसलमान हो या हिंदू हो, जो भी आप हैं, मौत को तो सबको सेम है ना, मौत तो मरना, सबको मरना है ना। लेकिन सवाल ये है जब मौत आती है ना इंसान को, वो आराम से आती है या उसके अजाब होता है? मौत आती है इंसान को आराम से, कि अजाब हो जाता है? मौत के टाइम पर अजाब होता है। वो कहता है कि उस इंसान को जो बुज़दिल होगा, जो कमज़ोर होगा, जो डर रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई इंसान डरेगा इस एग्जाम को लेके, वो कहता है कि ये जो बुज़दिल है ना, ये जो कमज़ोर है ना, उसको मौत होनी चाहिए। मर कौन सी मौत? मर की मफाजात एमित गछ निंद्र मौत। व्हाट निंद्र मौत? नींद में ही मौत। जिसको इसको मौत का अजाब भी नहीं होना चाहिए इस इंसान को, इसको छोड़ो। अल्लामा इकबाल यहां तक पहुंचे थे, उसने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बेहतर है आप लड़ें, आप मेहनत करें और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं। यानी आपका फाइनेंशियल डिपेंडेंस किसी और पर नहीं होना चाहिए। ये लाख लाख शुक्र है ना आप लोगों का कि आपको अभी भी माँ बाप पैसा देता है। इतने सारे बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूं, माँ बाप पैसे नहीं देते उनको। तो आपको टाइम भी देता है बाप, पैसा भी देता है बाप, सब कुछ करता है बाप। करता कि नहीं करता है? फिर आप इसको इस्तेमाल नहीं करोगे अच्छे रास्ते में, फिर क्या फायदा है जिंदगी का? आई होप यू आर गेट माई पॉइंट। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनको मैं जानता हूं, मैं सोचता हूं उनको देख के, जब हम छोटे थे उनका इतना विजन था, नॉलेज थी उनको, लेकिन हालात ने ऐसा मोड़ लिया कि उनका सब कुछ सिस्टम ही चेंज हो गया। लाइक मैं जिनको जानता हूं, दे कुड क्वालिफाई, दे कुड हैव बीन क्वालिफाइड this what we call as civil service examination IAS in one attempt। एक ही अटेम्प्ट अगर वो देते ना, वो क्वालिफाई करते। लेकिन आज वो क्या करते हैं? आज वो मजदूरी करते हैं। हालात ऐसी हो गई, मोड़ ऐसा आया, सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ छीन लिया। लेकिन मैं कहता हूं इस उम्र में अगर आपको अभी भी बाप पैसा देता है, अभी भी आपको बाप टाइम देता है, फिर आप इसको इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर आपको क्या करना है? जरा मुझे बताया फिर क्या करना है? आपको ये लगता है कि मैं बाहर जाऊंगा, बाहर कंपनीज वेट कर रही हैं जॉब के लिए, मुझे जॉब मिलेगी? अल्लाह की कसम कहता हूं कि जॉब नहीं मिलती, आप लोगों को नहीं मिलती है। आजकल आपने एक वो वीडियो आया था कि कश्मीरीज आर साइलेंटली रिजेक्टेड बाय डिफरेंट कंपनीज इन इंडिया। आप अप्लाई करते हो ना किसी कंपनी में, ओके, आप कितने भी एलिजिबल हो, कितने भी काबिल हैं, वहां पर देखते हैं यू आर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, रिजेक्ट। और आपको बोला भी नहीं जाता है व्हाई यू आर रिजेक्टेड। किस बात पर आपको बोलेंगे रिजेक्ट है? माहौल ऐसा हुआ है। बेहतर है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिस्टम में आ जाओ, उतना जल्दी डिपार्टमेंट में आ जाओ, उतना जल्दी लोगों के लिए काम करो। एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल गेट द सैलरी फॉर दैट। लेकिन सैलरी हमें चाहिए ना, घर चलाना है ना हमें, ये सर नो। तो इसलिए मेक श्योर कि आप अपने टाइम को ज़ाया ना करें। जो गलतियां आज तक हुई हैं टाइम के मामले में, हमने टाइम ज़ाया किया है, उसको छोड़ो। जो हुआ सो हुआ, पीछे हुआ। सेकंड एंड लास्ट पॉइंट में आपसे ये बात करूंगा, अगर आप इस चीज को ये कहते ना कि 2 महीने 3 महीने आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, फिर आप बोलते हो इस मेहनत को स्ट्रगल, तो फिर मैं ये कहूंगा कि आपने असल में स्ट्रगल देखी नहीं है। स्ट्रगल इसको नहीं कहते कि आप पढ़ रहे हो 10 घंटे 12 घंटे 16 घंटे पढ़ ना, दिस नॉट कॉल्ड स्ट्रगल। आपको बाप पैसा देता है, बाप टाइम भी देता है, फिर आप पढ़ ही रहे हो ना, और क्या करना है आपको? इज अ स्ट्रगल। स्ट्रगल होता है जब आप किसी चीज में कोई चीज निकालोगे। लाइक आप खुद ही मजदूरी करते हो, खुद ही पैसा कमाते हो, खुद ही ट्यूशन आते हो और खुद ही पढ़ते हो, दैट्स कॉल्ड स्ट्रगल। आपको बाप पैसा भी देता है, आपको बाप टाइम भी देता है, फिर आपको 10 घंटे 6 घंटे पढ़ने, आप कहते हो मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। कौन स्ट्रगल है? ये स्ट्रगल है? स्ट्रगल देखो किसको कहते हैं। मेरे से एक लड़का पढ़ता था झारखंड, दिल्ली में थे हम, तो उसको मैंने एक बार बोला कि उसका शॉर्ट हम बोलते उसको गुड्डू।
तो उसको मैंने एक बार कहा कि चलो हम चाय पीने जाते हैं। उसने कहा कि नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी है। वो दोस्ती होगी ना, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद दोस्ती होगी। वो उस रूम में रहता था, मैं इस रूम में रहता था। तो उसको मैंने कहा कि चलो मैं पिलाता हूँ चाय, आप क्यों नहीं चाय पीते हो? बोला कि ठीक है। मैं अंदर से ये सोच रहा था चलते चलते, ये कैसा इंसान है ये। इसको मैंने कहा चाय पियेंगे, इसने कहा कि नहीं पियेंगे। मैंने इसको कहा कि मैं पिलाता हूँ, तो ये उठा। तो इंसान यही सोचेगा ना, यार ये कैसा कमीना इंसान है कि इसने कैसे ऐसे बोला। फिर जब हम चाय पिए, चाय पीने के बाद जब हम वापस आ रहे थे, वापसी मैंने उसको कहा कि आप चाय क्यों नहीं पीते हो? बोला कि मेरे पास पैसे है ही नहीं, 2 महीने से मैंने चाय सुबह की नहीं पी। चकाची सुबह चाय चम्मच की। चल मैं आऊँ, कब आपने चाय नहीं पी सुबह? जब चाहते हो तब चाय पीते हो, जब चाहते हो खाना खाना तब खाना खाते हो। तो इज स्ट्रगल। आपको टाइम पर खाना भी होता है, टाइम पर चाय भी होती है, टाइम पर सब कुछ होता है, पैसा भी होता है, क्लासेस भी होती है, कपड़ा भी होता है, खाना पीना, ऐश वगैरह सब कुछ होता है आपको अपने टाइम पर। इज द स्ट्रगल? नहीं, स्ट्रगल उसको कहते हैं जो खुद कमाता है, जो खुद पैसा खर्च करता है, खुद टाइम भी निकालता है और खुद पढ़ता भी है। दैट्स कॉल्ड स्ट्रगल, दिस नॉट स्ट्रगल। आई होप कि यू विल रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स विच वी डिस्कस टुडे, यस और नो। लेकिन कल से आपकी क्लास जो है ना वो रेगुलर रहेगी। लेकिन आप ये ना समझना आज हमने क्या किया। आज अपने सिलेबस को देखा, यस और नो। आज अपने सिलेबस को ब्रेक किया। आज क्या करिए गैर, द फर्स्ट थिंग यू विल डू इज आप मेमोराइज करोगे। क्या करोगे? मेमोराइज सिलेबस। लेकिन सिलेबस ही को मेमोराइज नहीं करोगे, बल्कि इसको पहले क्या करोगे आप? इसको आप ब्रेक करोगे। ब्रेक करेंगे साथ साथ क्या देखोगे भाई? PYQ। एट द एंड आई मस्ट टेल यू, ऑल ऑफ द एस्पायरेंट्स, जो मैंने अभी बोला था, स्टार्ट किया था, यू मस्ट हैव एट लीस्ट 1 बुक विथ यू। एक बुक आपके पास होनी चाहिए, 1 बुक। मैं यहां पर एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं हूं, बस मैं ये बोलूंगा एक बुक जिसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, साइंस भी है, कंप्यूटर भी है, EVS भी है, एक्सेट्रा। क्या ऐसी कोई बुक मिलती है मार्केट में? मिलती है ना? एक बुक आपके पास होनी चाहिए। क्लियर? अंडरस्टूड? ये समझ आवा सारनी? एक बुक आज ही लाना, मतलब एनसीईआरटी, मतलब कोई बुक मैं खुद करूंगा। Don't purchase these NCERTs and whatever books I just wrote on the board. ना, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको। मैंने कहा ना, मैं आपको क्लास नोट्स जो हैं, मैं उसमें आपका सब कुछ करवाऊंगा, एवरीथिंग। ये मुझ पर छोड़ें। लेकिन आप क्या करेंगे? आप घर जाके उस नोट को अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन उसके अलावा मेहरबानी करके एक बुक आपके पास होनी चाहिए। अनवा, ये आप आज ही लाएंगे। अनवा, तो बाकी कल से स्टार्ट, तो अभी हो रही है क्लास आपकी स्टार्ट। आप मानो कि आज से क्लास होगी, आज मैं सिलेबस को याद करूंगा। लेकिन ये ना समझने कि सर सिलेबस याद करने से मेरा कौन सा क्वेश्चन फंसेगा। ऑल द क्वेश्चंस फंसेंगे अगर आप सिलेबस को अच्छे से टैकल कर रहे हो। सिलेबस ही है ना, यही तो तरीका है ना, ये तो सीडी है ना। सिलेबस ही सीडी है। जब सीडी को फॉलो करोगे तब जाके बात बनती है ना। जब सीडी को फॉलो नहीं करते तो पता नहीं आप किस डायरेक्शन में जाओगे। इसलिए जो भी चीज़ है वो आपके सिलेबस में दिया गया है। लेक्स लिखा है, लेक्स पर 30 से 35 क्वेश्चन आए हैं आज तक। तो लेक्स को मुझे छोड़ना नहीं है, तो खास तौर पर जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? अंडरस्टूड? थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। आपका जो कंपोनेंट मुझे पढ़ाना है आपको, वो है मैथमेटिक्स। ठीक है? मैथमेटिक्स में सिलेबस है, तो अगर आप देखेंगे इसका सिलेबस को, तो 2 चीज़ों में डिवाइडेड है। एक हो गया अर्थमेटिक का पोर्शन, दूसरा है आपका एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन। ठीक है? अर्थमेटिक्स के पोर्शन में बहुत सारे चैप्टर्स है। अगर आप सिलेबस देखोगे उसमें है, सबसे पहले आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सब कुछ, चाहे आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट देख लो, नंबर सिस्टम सारा देख लो। नंबर सिस्टम के अलग से सब टॉपिक्स है पहले, जिस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, या इसी तरह से डिविजिबिलिटी टेस्ट वगैरह। इसी तरह से हम नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करते हैं, या बहुत सारे इसके सब टॉपिक्स है नंबर सिस्टम के। उसके अलावा है नंबर सिस्टम का और एक अलग से हम टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज LCM एंड HCF, इट्स एप्लीकेशंस। इसी तरह से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, फ्रैक्शंस,
उसके एप्लीकेशंस, वो सब कुछ नंबर सिस्टम मिला के हैं। उसके बाद कुछ टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं, दैट इज एवरेज पढ़ना है आपको, जिसको आप अर्थमेटिक मीन भी बोलते हो। ये आपको सिलेबस समझा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से और एक टॉपिक है दैट इज परसेंटेज आपको पढ़नी है। इस तरह से आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, अलग से वो टॉपिक है। इस तरह से आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पढ़ना है। इस तरह से आपको वर्क एंड टाइम पढ़ना है। इस तरह से आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, ठीक है। चाहे ट्रेन्स के साथ रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे स्टीम एंड बोट्स के साथ रिलेटेड क्वेश्चन हो, सब कुछ उसमें हम पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको पढ़ना है दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो अगर आप देखेंगे एफए के सिलेबस में भी है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस तरह से आपको एल्जेब्रा पढ़नी है। एल्जेब्रा में सब कुछ पढ़ना है आपको। उसका एक छोटा सा टॉपिक एफए में भी रखा गया है, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो एल्जेब्रा से ही है, तो वो भी आप कवर करोगे इसमें। इसके अलावा आपको प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, अगर आप देखेंगे वो एफए के सिलेबस में भी है। इस तरह से आपको ट्राइगोनोमेट्री पढ़नी है, सारा कुछ। अगर आप देखेंगे ट्राइगोनोमेट्री जो है कॉन्स्टेबल का सिलेबस है, उसमें भी है। अगर आप एसआई का सिलेबस देखोगे, जेकेपी एसआई का, उसके भी सिलेबस में भी है। इस तरह से आपको ज्योमेट्री सारी पढ़नी है। आपको मेंसुरेशन पढ़नी है, मेंसुरेशन फर्स्ट या मेंसुरेशन सेकंड। अगर आप वो टॉपिक्स देखोगे, वो आपको एनटी एग्ज़ाम जो है उसके एग्ज़ाम में भी है, एसआई के एग्ज़ाम में भी है, या इसी तरह से अगर आप देखेंगे कांस्टेबल के एग्ज़ाम में भी है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे सिलेबस, ये बहुत वाइडर सिलेबस है। ये सिलेबस फ्रेम किया गया है जो एसएससी का सिलेबस है, एसएससी सीजीएल का सिलेबस है, उसी अकॉर्डिंग ये सिलेबस है सारा कुछ। बहुत सारे चैप्टर्स है, मुझे लगता है लगभग आपको 32 चैप्टर्स पढ़ने हैं इसमें, सारा कुछ मैथ पढ़ना है। उसके अगर आप देखेंगे उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब कुछ इसमें आ जाएगा। हाँ, कुछ टॉपिक्स है जो एफए में है, इसके अलावा आपके एफए का लगभग 4-5 टॉपिक्स इसी में कवर होंगे, तो फिर कुछ टॉपिक्स ही आपको पढ़ने हैं। अगर आप एफए का एग्ज़ाम देना चाहोगे, अगर आप इस तरह से एनटी का एग्ज़ाम देना चाहोगे, एनटी का सारा कुछ इसी में आपको कवर होगा, तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अगर आप कांस्टेबल का एग्ज़ाम देना चाहोगे, कांस्टेबल के जो भी सिलेबस है मैथ्स का, वो आपको इसी में कवर हो जाएगा। आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना है, उसके लिए जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, फिर जो उसके सिलेबस में होगा, तो आप उसके लिए फिर उस समय तैयारी कर सकते हो। इस तरह से अगर आप में से किसी ने एसआई के लिए अप्लाई किया होगा, तो उसका भी सारा कुछ कवर होगा मैथ्स का सिलेबस, क्योंकि एसआई में उसमें लगभग 60 मार्क्स है ना, 60 मार्क्स है एसआई में। अगर आप देखेंगे तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर 60 नहीं तो 58 तो मिल ही सकते हैं। या कांस्टेबल के लास्ट ही अगर आप पेपर देखोगे, पिछला पेपर 17 क्वेश्चन मैथ्स से ही आए थे, तो मैं 17 नहीं बोल सकता हूँ, कम से कम 16 तो आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत वाइडर सिलेबस है, उसी को हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे आज, कुछ हालांकि अगर हम स्टार्ट करेंगे, जब आपके एक्चुअल क्लास स्टार्ट होंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे, हम नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको, तब जाके आप बढ़ सकते हो आगे। लेकिन आज ऐसे ही क्लास है, रैंडम क्लास है, डेमो क्लास है, तो ऐसे ही मैं एक टॉपिक उठाऊंगा बीच में ही, दैट इज स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड, टाइम जब आपकी एक्चुअल क्लास लगेंगे, तो आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल नंबर सिस्टम से ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सभी टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। तो आप बोल सकते हो, बाकी जो बैच से यहाँ चल रहे हैं उनको बोल सकते हैं कि हर कोई चीज़ कवर किया जा रहा है कि नहीं, ठीक है। सिलेबस की गारंटी है, जो आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट किया जाएगा। A to Z जो आपके सिलेबस बन रहा है, वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा। हर किसी तरह की एग्जाम्पल बोर्ड पे करवाएंगे, तो आपको भी कुछ एग्जाम्पल्स देंगे करने के लिए, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम निकल जाए। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू देंगे आज। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। अगर आप देखेंगे जेकेपी एसआई का सिलेबस, उसके सिलेबस में भी है।
कांस्टेबल के शायद उसके सिलेबस में है वे है। अगर आप देखेंगे जूनियर असिस्टेंट जिसका एग्ज़ाम होने वाला है तो उसका भी सिलेबस कवर हो जाएगा आपको, तो उसके भी एक टॉपिक है ये, ठीक है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। यहाँ 3 चीज़ें हैं, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, है ना। आपने क्लास 9th में साइंस पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं? तभी जाके आपने ग्रेजुएशन की होगी जब आपने 9th में साइंस पढ़ा होगा, है ना। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि मोशन पढ़ा होगा आपने वो चैप्टर, है ना। उसमें स्पीड का कंसेप्ट है कि स्पीड क्या होती है, पता है आपको? स्पीड आपने पढ़ा है कि स्पीड जो होती है, स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, इसकी फार्मूला है स्पीड की। स्पीड इसके बराबर होती है, स्पीड होती है बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। आपने यही पढ़ा है कि स्पीड होती है बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड क्या होती है, अगर आपसे कोई पूछे स्पीड क्या होती है, आप क्या आंसर दोगे उसको? ये इसकी फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अगर आपसे कोई पूछे कि डिफिनीशन बताओ स्पीड क्या होती है, किसी बॉडी की स्पीड, आप घर से यहाँ आए, ठीक है, रास्ते में आप चले, चाहे आप बाय बस चले, चाहे आप किसी गाड़ी से चले, चाहे आप अपनी गाड़ी में आए, तो उसकी कुछ स्पीड थी ना यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। या अगर आप पैदल भी आ गए यहाँ तक तो आपकी कुछ स्पीड थी ना, है ना। तो क्या होती है स्पीड? अगर आपसे कोई पूछे स्पीड क्या है, किसी का मैथ है, आप में से किसी का मैथ सब्जेक्ट रहा है, आप में से किसी का मैथ सब्जेक्ट रहा है? हाँ, मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा किसी को, अगर होगा भी कोई, किसी ने बीटेक वगैरह किया है, हाँ, अच्छा, बीएससी किसी ने किया है आप में से? बीएससी में क्या सब्जेक्ट्स थे आपके? हाँ, मैथ था, और क्या था? और क्या था? इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, उसके बाद एमएससी नहीं किया आपने? अच्छा ठीक, किस कॉलेज से किया आपने? एसपी कॉलेज। कहाँ रहते हो? लाहौरपुरा, श्रीनगर। अच्छा ठीक। और कोई किसी का मैथ रहा है 10th के बाद? किसी को क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, ठीक है, आप वो परेशानी मत लीजिए। आप है किसी का मैथ था, आपने कम से कम 9th में पढ़ा, क्या होती है फिर स्पीड? आप बताओ मुझे स्पीड की। अगर आपसे कोई पूछे कि डिफिनीशन बताओ स्पीड की, हाँ, स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन ए यूनिट टाइम, इन ए यूनिट टाइम। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन ए यूनिट टाइम, यूनिट, इन ए यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन ए यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी कोई बॉडी? बॉडी किसी को भी बोल सकते हैं हम, कार को भी बोल सकते हैं, इंसान को भी बोल सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं, ठीक है। कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी कोई भी बॉडी, कोई इंसान, कोई कार, कोई भी, इन ए यूनिट टाइम, एक यूनिट वक्त में। यूनिट वक्त हो गया, 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल, 1 यूनिट टाइम लेना है, 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 1 आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसको बोलते हैं हम, दैट इज स्पीड। जिस तरह से आप लिखते हो कि अगर आप जब आप गाड़ी में चलते हो तो आपकी स्पीड है फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर पर आवर, है ना, पर आवर यानी पर घंटे, यूनिट टाइम, 1 घंटे में, 1 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसको बोलते हैं हम स्पीड। क्या बोलते हैं हम उसको, है ना, 50 किलोमीटर पर आवर। यानी आप 50 किलोमीटर निकाल सकते हो 1 घंटे में, 2 घंटे में कितने निकाल सकते हो फिर? 100 किलोमीटर, है ना। इस तरह से ये आ गया समझ। या कभी कभार हम ऐसे भी स्पीड लिखते हैं, स्पीड जो होती है, स्पीड है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ऐसे भी लेते हैं कभी यूनिट, कि किसी बॉडी की स्पीड जो है वो 10 मीटर है पर सेकंड, यानी यूनिट टाइम है। यूनिट टाइम यहां क्या है? टाइम, 1 सेकंड या 1 घंटा या 1 मिनट। 10 मीटर निकाल रहा है लेकिन कितने में? 1 सेकंड में, पर यूनिट टाइम में, उसको बोलते हैं हम स्पीड। आ गया समझे?
स्पीड क्या होती है। अगर आपसे आप कोई पूछे कि स्पीड क्या होती है, आप बोल सकते हो उसको स्पीड होती है कि, या अगर आपको एग्जाम में आ जाए स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। फिर अगर आप देखेंगे ये आ गया समझ। फिर अगर आप देखेंगे कि एक चीज है स्पीड, है ना, स्पीड पढ़ा होगा आपने, स्पीड ये भी पढ़ा होगा आपने, और एक चीज है दैट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी, है ना, दो चीजें, एक है स्पीड और है वेलोसिटी। अगर हम किसी बॉडी की वेलोसिटी बोलते हैं, इसकी वेलोसिटी क्या है, हम ऐसे लिखते हैं इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहां तक ही नहीं होता है उसका। अगर हम वेलोसिटी बोलेंगे यहां तक ही नहीं होता है, उसका कुछ और चीज लिखा होता है, लेकिन टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज वो क्या है 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की जानिब, ठीक है। जब स्पीड के साथ डायरेक्शन भी होगी तब जाके उसको बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है। जब स्पीड के साथ डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होगी तब जाके उसको बोलते हैं दैट इज वेलोसिटी। वो वेलोसिटी भी स्पीड है लेकिन विद डायरेक्शन, वेलोसिटी भी क्या है अब स्पीड ही लेकिन विद डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन होती है, समझ आ रहा है। वेलोसिटी भी स्पीड ही होती है लेकिन विद डायरेक्शन होती है। वो जिस क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों में बांटी गई है, एक है वेक्टर क्वांटिटीज, दूसरा है स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। अगर आप देखेंगे एफए के सिलेबस में एक चैप्टर है वेक्टर्स, वेक्टर अलजेब्रा। फिजिकल क्वांटिटीज दो में बांटी गई है, एक है वेक्टर क्वांटिटीज, दूसरी है स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होगी जिनकी बस मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा। मान लीजिए अगर हम स्पीड है, हम बोलते हैं 50 किलोमीटर पर आवर, ये इसका मैग्नीट्यूड है। जिस क्वांटिटी का बस मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन नहीं होगी उसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। अगर हम वेलोसिटी देखेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसका मैग्नीट्यूड ये है 10 मीटर पर सेकंड, इसका मैग्नीट्यूड है। टुवर्ड्स ईस्ट ये इसकी डायरेक्शन है, ये इसकी क्या है डायरेक्शन। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी के साथ दो चीजें होगी, एक तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, दूसरा उसका डायरेक्शन भी होगा, तब जाके उसको बोलते हैं हम दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। जिसका बस एक ही चीज होगा मैग्नीट्यूड, उसको बोलते हैं हम दैट इज स्केलर क्वांटिटी। आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, साइनस है, ठीक है। आपको मैथ के अकॉर्डिंग रहना है। आपने स्पीड समझ लिया, स्पीड क्या है ना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ यूनिट टाइम। बट आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बस इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। अब देख लीजिए, ये आपको समझ आ गया है ना कि अगर आपको स्पीड निकालनी होगी किसी बॉडी की, कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप यहां से जाएंगे, ठीक है, ए टू बी जा रहा है कोई, उसने 60 किलोमीटर यहां से यहां तक है, इतनी ट्रैवल की, इतनी डिस्टेंस 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ए टू बी जा रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस इसने 2 आवर्स में ट्रैवल की। कितने घंटे में? 2 आवर्स में। अगर आपको ये बताना होगा कि इसकी स्पीड क्या है, इस बॉडी की स्पीड क्या थी अगर इसने यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रैवल की, कितनी डिस्टेंस है ए टू बी, कितनी डिस्टेंस है 60 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन कितने समय में इसने ट्रैवल की है 2 आवर्स में। आप बता सकते हो इसकी स्पीड क्या है। क्या है स्पीड? स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो इसकी स्पीड अगर आपको निकालनी होगी, क्या मिलेगी आपको स्पीड? शाबाश, डिस्टेंस दैट इज 60 किलोमीटर डिवाइड बाय टाइम कितना लग रहा है 2 आवर्स। तो ये स्पीड नहीं होगी क्योंकि पर यूनिट टाइम, यहां टाइम क्या है 2 आवर्स। आपको 1 यूनिट मिलना चाहिए, है ना, एक घंटा 2 1 2 3 2 0 दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। ये आपको इसकी स्पीड मिलेगी। मुश्किल मत है,
वो अगर आपको डिस्टेंस पता होगी कोई बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, टाइम भी पता होगा, आप उसकी स्पीड निकाल सकते हो। स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। यहां तक आगे हो गया क्लियर? अब देख लीजिए और एक बात, इसके बाद है यूनिट्स ऑफ स्पीड। यूनिट्स ऑफ स्पीड, यूनिट्स ऑफ स्पीड। स्पीड के यूनिट्स क्या है? स्पीड के यूनिट्स है, हर किसी चीज का यूनिट होता है, किसी का नहीं होता है, किसी का होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप चावल ला रहे हो घर के लिए दुकान से, वो आप ले सकते हो, केजीज में भी ले सकते हो, ग्राम्स में भी ले सकते हो, क्विंटल्स में भी ले सकते हो, है ना, टन्स में भी ले सकते हो। इसका अपना अपना यूनिट है ना। या और कोई चीज आप लाते हो तो उसका अपना यूनिट है। या आप कोई घर के लिए मैटिंग लाते हो तो उसमें मीटर्स में आते, कितने मीटर है, या फीट्स में आते, कितने फीट है, या कितने सेंटीमीटर है, उस तरीके से उसका यूनिट है ना। इसी तरह से स्पीड का अपना यूनिट है। इसको कैसे हम मापते हैं, इसको कैसे हम मेजर कर सकते हैं स्पीड को, तो यूनिट्स ऑफ स्पीड में है, दैट इज, अगर हम देखेंगे स्पीड जो होती है वो पता है आपको, स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। इसका ये यूनिट भी हो सकता है कि डिस्टेंस का यूनिट क्या है। डिस्टेंस किस में लेते हैं हम? किलोमीटर में भी ले सकते हैं, है ना। अगर हम डिस्टेंस किलोमीटर में लेंगे और टाइम किस में लेंगे? आवर्स में लेंगे, तो इसका यूनिट बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये भी एक यूनिट बन जाएगा इसका। आ गया समझ? वो डिस्टेंस हमने यहां किस में ली? किलोमीटर में, और टाइम किस में लिया? आवर्स में। हमने घंटों में टाइम कैलकुलेट किया, तो आपको इसका यूनिट मिलेगा किलोमीटर पर आवर। हम ऐसे भी ले सकते हैं, स्पीड जो है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो हम ऐसे भी ले सकते हैं। तो डिस्टेंस अगर हम लेंगे मीटर्स में, हम मीटर में लेंगे, और टाइम लेंगे हम सेकंड में, ऐसे, तो इसका यूनिट बन जाएगा फिर मीटर पर सेकंड। ये भी इसका यूनिट है। यूजुअली हम यही दो यूनिट्स लेते हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको यही दो यूनिट्स यूज होते हैं, दैट इज किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। यहां तक आ गया समझ? अब इसका कन्वर्शन कैसे कर सकते हैं? अगर आपको वहीं से स्पीड होगी गिवन किलोमीटर पर आवर में, मान लीजिए स्पीड किस में होगी? किलोमीटर पर आवर में। अगर आपको ये कन्वर्ट करना होगा वही स्पीड मीटर पर सेकंड में, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? वो एक आपने ये यूनिट देखा, इसका यूनिट किलोमीटर पर आवर हो सकता है, दूसरा क्या देखा आपने? मीटर पर सेकंड। अब अगर वहीं से स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर में, आपको एग्जामिनर बोल रहा है ये स्पीड मुझे निकाल के दो मीटर पर सेकंड में, वो तो किलोमीटर पर आवर में है, आपको मीटर पर सेकंड में बतानी है वो स्पीड, क्या कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं? या अगर मीटर पर सेकंड में है वहीं से, तो उसको कैसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं? वो कैसे हम कर सकते हैं? बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूं। यह आ गया समझ? देख लीजिए आप, अगर स्पीड होगी किसी बॉडी की किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ये होगी स्पीड, ये होगी स्पीड किसी बॉडी की किलोमीटर पर आवर। अगर हमें यही स्पीड बतानी है कि मीटर पर सेकंड में, उसकी स्पीड होगी 1 किलोमीटर यानी पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर, ये होगी इसकी स्पीड। तो आपको पता है कन्वर्शन, यहां पे लिखना, कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स का कन्वर्शन कैसे कर सकते हैं? यूनिट्स का कन्वर्शन कैसे कर सकते हैं? देख लीजिए अब, अगर किसी की स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, यह है किसी की स्पीड, किसी बॉडी की स्पीड, 1 किलोमीटर कितना होता है बताओ मुझे? 1000 मीटर, है ना। डिवाइड बाय, अगर हमें मीटर्स में बताना है तो 1 आवर कितने मिनट्स होते हैं?
60 मिनट्स, लेकिन आपको मीटर पर सेकंड में बताना है, सेकंड में ये टाइम लाना है आपको। आपको पता है 1 घंटा जो होता है, 1 आवर जो होता है, वो होते हैं 60 मिनट। ये है ना पता आपको, 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट। अगर आपको 1 आवर बताना है कितने सेकंड होंगे, वो होगा 60 इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट में फिर से 60 सेकंड होते हैं, है ना, वो इतने सेकंड होंगे, तो वो आ जाएगा 36 सेकंड, 3600 सेकंड्स। ये आ गया समझ? तो यहां हम इसकी जगह क्या लगाएंगे फिर, 3600 सेकंड्स लगा सकते हैं ना इसे। तो फिर यहां ये 2 जीरो कैंसल आउट होंगे कि नहीं? तो फिर ये 2 से कैंसल आउट होगा, 2 5 2 1, तो कितने बच गए? यहां से 3 है, 1 बच गया, तो ये बन गया 16, 2 इंटू 8, तो आपको मिल गया 5/18 मीटर पर सेकंड। ये 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो कितने मीटर पर सेकंड होते हैं? 5/18 मीटर पर सेकंड। लिखो ये पॉइंट यहां। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ, लिख लीजिए आप ये पॉइंट। इफ द स्पीड इज गिवन, लिखो ये लाइन, लिखो पहले ये लाइन। इफ द स्पीड इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर, if the speed is given in kilometer per hour, किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड किसमें गिवन होगी? किलोमीटर पर आवर में, we have to convert, full stop, we have to convert it into meter per second, we have to convert it into meter per second, मीटर पर सेकंड। ये किसमें हमें कन्वर्ट करनी है? मीटर पर सेकंड। फुल स्टॉप, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड। ऐसे फुल स्टॉप नहीं डालना, ऐसे लिखो। देन मल्टीप्लाई द गिवन स्पीड बाय, then multiply the given speed by, then multiply the given speed by 5/18। किससे मल्टीपल करना होगा फिर उसको? 5/18 से। आपको खुद ही कैलकुलेट होगा वो किसमें आ जाएगा, वो खुद ही कन्वर्ट होगा मीटर पर सेकंड। लिखो और एक पॉइंट, इफ द स्पीड इज गिवन इन, if the speed is given in मीटर पर सेकंड, अगर वहीं से स्पीड किसमें होगी? मीटर पर सेकंड। if the speed is given in meter per second, we have to convert it into kilometer per hour, kilometer per hour, kilometer per hour। Then we have to multiply, then we multiply given speed by 18/5, इसका उल्टा है ना। then we multiply given speed by 18/5, उसके उल्टे से मल्टीपल आपको करना है, ठीक है। ये आ गया समझ? तो ये थे स्पीड का बेसिक। स्पीड आपने जान लिया, स्पीड क्या है, इसके यूनिट्स क्या है, उसका कन्वर्शन कैसे कर सकते हैं हम। तो कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम, ठीक है। तो इसके अलग अलग टॉपिक होते हैं, पहले हमने ये बेसिक जान लिया, पहले बेसिक पे
ऐसे ही पढ़ाता हूँ, पहले कुछ पढ़ाता हूँ आपको, समझाता हूँ, फिर आप उस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर और कुछ चीज़ इसी में पढ़ेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन, फिर और कुछ चीज़ पढ़ेंगे उस पर क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं। चलो लिखो क्वेश्चन। A car covers a distance. A car covers a distance. A car covers a distance. A car covers a distance of 90 kilometer in 50 minutes. 90 kilometer in 50 minutes. A car covers a distance of 90 kilometer in 50 minutes. 50 minutes. Full stop. What is the speed of the car? What is the speed of the car in meter per second? What is the speed of the car in meter per second? किसमें बोलनी है आपको स्पीड? ये स्पीड मीटर पर सेकंड में। आपको ऑप्शंस भी देंगे। पहला ऑप्शन 90 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी दैट इज 60 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी 108 मीटर पर सेकंड। 108 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन डी दैट इज 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यही इसके ऑप्शंस। अगर आपको पता होगा, ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल के पेपर में। एसएससी सीजीएल के पेपर में इस पेपर में आया था ये क्वेश्चन 2021 में। स्टॉप सिलेक्शन कमीशन के पेपर में आया था। हाँ जी, और किसी ने किया? हो गया? देखो, हम ऐसे कर सकते हैं इसको। एक कार जो है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? डिस्टेंस आपको पता है कितनी डिस्टेंस? 90 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर रही है। लेकिन इसको समय लग रहा है, टाइम लग रहा है कितना? 50 मिनट। ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको 50 मिनट लग रहे हैं। तो आपको इसकी स्पीड बतानी है, लेकिन स्पीड बतानी है मीटर पर सेकंड में। इसमें बतानी है आपको स्पीड। इसकी स्पीड क्या होगी? तो आपको पता है स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ऐसे करके भी निकाल सकते हो। डिस्टेंस भी पता है आपको, टाइम भी पता है, लेकिन वो टाइम किस में है? मिनट्स में है। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ये कार 50 मिनट्स में, यहां से टाइम अगर मैं लूंगा 50 मिनट में, ये कितनी डिस्टेंस तय कर रही है? 90 किलोमीटर। यहां से डिस्टेंस है ना? डिस्टेंस यहां से टाइम, यहां से डिस्टेंस। आपने स्पीड की डिफिनीशन जो पढ़ी वो पढ़ी आपने, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन ए यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस। लेकिन आपको स्पीड मिलनी चाहे मीटर पर सेकंड में। मीटर
यानी डिस्टेंस का यूनिट, सेकंड टाइम का यूनिट। यहां से अगर आप देखेंगे डिस्टेंस का यूनिट है किलोमीटर, तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। 90 किलोमीटर कितने मीटर्स होंगे, तो इसको किससे मल्टीपल करना होगा, 1000 से। आपको पता है कि 1 किलोमीटर जो होता है, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर्स। तो 90 किलोमीटर कितने मीटर्स होंगे, 90 इंटू 1000। या यहां से अगर आप देखेंगे ये मिनट में है, ये सेकंड में लेना है आपको, तो ऐसे ले सकते हैं 50 इंटू 60 सेकंड, ऐसे बना सकते हैं ना इसको। तो यहां से हम ले सकते हैं 90 इंटू 1000। मीटर में आ गया ना, अब ये समझ आ गया। तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहां ये 0 और ये 0 कैंसल, ये 0 और ये 0 कैंसल। कुछ समझ आ रहा है, 5 1, ये आ जाएगा 5 2, और कुछ ये 2 से 2 1 2 3, ये आ जाएगा 3 1, ये आ जाएगा 3 3 3 0। यहां से क्या बच गया, बस 1 सेकंड बच गया। वो यहां से कितना ये डिस्टेंस मिल गया आपको, 30 मीटर। ये है ना स्पीड, को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर स्पीड इसकी जो है वो है दैट इज 30 मीटर पर सेकंड, ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर समझ आ गया। इसके अलावा भी आप फार्मूला से भी कर सकते हो, है ना, फार्मूला से भी कर सकते हो। चलो लिखो ये, फिर उससे भी बताएंगे। इस एग्जाम में आया था, अच्छे एग्जाम में, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम, एसएससी सीजीएल, ठीक है, 2021 के पेपर में आया था ये क्वेश्चन, टायर फर्स्ट में। ये समझ आ गया, हाँ? किसी को फिर से मत बताना है, हाँ? देखो पहले इस क्वेश्चन को फार्मूला से भी करते हैं। यहां डिस्टेंस जो थी वो थी, ट्रैवल कर रहा था 90 किलोमीटर, और टाइम लग रहा था इसको 50 मिनट, 50 मिनट लग रहे थे इसको कवर करने में। आपको स्पीड बतानी थी, स्पीड कैलकुलेट करनी थी आपको, लेकिन मीटर पर सेकंड में, इसमें आपको स्पीड कैलकुलेट करनी थी। तो अगर आप देखेंगे स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस कितनी निकाल रहा है, 90 किलोमीटर, डिवाइड बाय टाइम कितना लग रहा है इसको, 50 मिनट। आ गया समझ? ऐसे भी हम लिख सकते हैं 90 डिवाइड बाय, ये किलोमीटर में है ना, इस 50 मिनट को आप कैलकुलेट कर सकते हो सेकंड में भी। मिनट्स को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 60, ये आ गया सेकंड में। अब तो ये कैंसल आउट होगा, है ना, तो ये आ जाएगा आपको 90 इंटू ये 6 ऊपर जाएगा, 6 डिवाइड बाय 5, ये आ जाएगा। अब ये किस में आ गया, अब सॉरी ये आवर्स में आ गया, आपने सेकंड में कहां से आ गया, आवर्स में, आवर्स में, है ना, क्योंकि मिनट को हमने किस में कन्वर्ट किया, आवर्स में। 60 इसलिए डिवाइड किया, अगर सेकंड में कन्वर्ट करना होता तब मल्टीपल करना था 60। यह आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। तो अगर इन दो का आप मल्टीपल देखोगे कितना आ रहा है वो, हाँ, कैंसिलेशन भी होगी ना, 5 1 जार 5, 18, 18 इंटू 6 किलोमीटर पर आवर कितना है वो, 108 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको आ गई स्पीड, लेकिन ये आ गई किलोमीटर पर आवर में। इसी स्पीड को आप कन्वर्ट कर सकते हो मीटर पर सेकंड में। तो 108 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, इसको किससे मल्टीपल करेंगे हम, 5/18 से, आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो 18 1 जार 18, 6 जार, तो
तो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये हमने फार्मूला से किया, कहीं पे फिर से मत बताना है। देखो स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस आपको वहीं से पता थी, टाइम भी वहीं से पता था, दैट इज 50 मिनट। आपने इस टाइम को आवर्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। आपने स्पीड को पहले कोशिश की लाने में, दैट इज किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। ये किलोमीटर ही था, ये आवर्स में आ गया टाइम। तो इस तरह से आपको जब आपने ये कैंसिल आउट हो गए, 6 इस 90 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, डिवाइड बाय 5, फिर यहाँ कैंसिलेशन फिर से, फिर 18 इंटू 6 बच रहा है किलोमीटर पर आवर में। स्पीड आ रही है 18 इंटू 6 आ रहा है, दैट इज 108 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से ये स्पीड जो है आपको मिल गई, दैट इज किलोमीटर पर आवर में। फिर आपने इसी को कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में, इसलिए आपने इसको मल्टीपल किया किससे, 5/18 से, तो आपको इसका आंसर मिल ही गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एसएससी की बात की थी, मैंने एसएससी में क्वेश्चन आया था। एसएससी में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। जो आप यहाँ मैथ पढ़ोगे ना, जो सारा मैथ, एक तो एसएससी में एग्जाम हो रहा है, दैट इज एसएससी सीजीएल का एग्जाम, वो भी आपको कवर हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा एग्जाम जो है एसएससी CHSL, वो भी आपको कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको और एक एग्जाम एसएससी ही करता है, दैट इज MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, वो भी कवर हो जाएगा। या ग्रेजुएट लेवल का और एक एग्जाम एसएससी करता है, दैट इज CPO सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, दिल्ली पुलिस SI, CRPF का SI, वो भी आपको कवर हो जाएगा ये पढ़ के, ये मैथ सारा पढ़ के। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी का देखेंगे, यूपीएससी का जो CSET पेपर है, CSET सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें हो ना पहले प्री में होता है 2 पेपर्स, एक है GS का पेपर और है CSET का पेपर। उसमें मैथ, रीजनिंग और कंप्रहेंशन होता है, इंग्लिश कंप्रहेंशन, ठीक है। उसमें मैथ का पोर्शन यहीं से आपको कवर हो जाएगा, ये मैथ पढ़ के जो आप सारा पढ़ोगे, ठीक है। इस तरह से अगर आप देखेंगे JKPSC जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, उसका भी केएस का पेपर जो होता है, उसमें भी CSET होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, वो भी आपको मैथ यहीं से कवर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा कवर। इसके अलावा कौन से एग्जाम आपका कवर हो जाएगा, JKSSB के भी जितने भी ग्रेजुएट लेवल, CGL के जितने भी पोस्ट है वो कवर हो जाएंगे, चाहे JKSSB के CHSL हो, CHSL हो, यानी जिनकी 12th क्वालिफिकेशन होगी वो भी आपको कवर हो जाएंगे। या अगर 10th, जिनकी 10th लेवल के पोस्ट होंगे वो भी आपको कवर हो जाएंगे, जिनकी क्वालिफिकेशन 10th होगी। सारा कुछ इसी में कवर हो जाएगा आपको। और एक एग्जांपल लेते हैं, हाँ करते हैं और एक एग्जांपल। लिखो एग्जाम्पल, डेम्पल इज ट्रैवलिंग एट ए, डेम्पल, डेम्पल नाम है किसी का, ठीक है। डेम्पल, डेम्पल इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। डेम्पल जा रहा है किस स्पीड के साथ, 90 किलोमीटर पर आवर। यह है इसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि हर घंटे कितने किलोमीटर निकाल, 90 किलोमीटर निकाल रहा है ना, 90 किलोमीटर पर आवर ऑन ए हाईवे, ऑन ए हाईवे, on a highway, comma, while Sachin is traveling at a speed of, while Sachin is traveling at a speed of, while Sachin is traveling at a speed of, while Sachin is traveling at a speed of
108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर। सचिन स्पीड से जा रहा है, डिंपल स्पीड से जा रही है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर, फुल स्टॉप। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर स्पीड्स। आपको बताना है इनकी स्पीड्स में कितनी डिफरेंस है, कितना अंतर है। डिफरेंस इन देयर स्पीड्स कामा इन मीटर पर सेकंड, इन मीटर पर सेकंड। ये डिफरेंस जो आपको बतानी है इनकी स्पीड्स में कितनी है, लेकिन ये किस में बतानी है आपको, मीटर पर सेकंड में। कितनी डिफरेंस है इनके बीच में स्पीड्स में, तो आपको बतानी है मीटर पर सेकंड में, पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी, that is 3 meter per second, 3 meter per second, option D, that is 5 meter per second, 5 meter per second, 5 meter per second। ये एसएससी के CHSL पेपर में आया था 2021 में। हाँ, इनकी डिफरेंस कितनी होगी स्पीड्स में, हाँ, लेकिन वो बतानी है आपको मीटर पर सेकंड में कितनी डिफरेंस होगी। यह है डिंपल की स्पीड, यह है सचिन की स्पीड। डिंपल स्पीड से जा रहा है और सचिन स्पीड से जा रहा है ना। ज्यादा स्पीड किसकी है, किसकी ज्यादा स्पीड है, स्पीड किसकी ज्यादा है, सचिन की ही ज्यादा है। इनकी स्पीड्स की डिफरेंस दोनों किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में है ना। अगर इसका यूनिट डिफरेंट होता, इसका यूनिट ये होता किलोमीटर पर आवर, उसका मीटर पर से, हम डिफरेंस नहीं निकाल सकते थे ऐसे। पहले हमें यूनिट सेम लाना था, लेकिन यहाँ यूनिट सेम है किलोमीटर पर आवर में, ये भी है, ये भी है। तो इनकी डिफरेंस जो आ जाएगी, इनकी डिफरेंस कितनी आ जाएगी, 108 माइनस 90 कितना आ जाएगा, दैट इज 18, है ना, 18 किलोमीटर पर आवर। इनकी स्पीड्स की डिफरेंस है ना, ये है ना, ये डिफरेंस इनकी स्पीड्स की 18 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यही डिफरेंस आपको बतानी है किसमें, आप मीटर पर सेकंड। इसको हम मीटर पर सेकंड में कैसे लिख सकते हैं, 18 इंटू, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 यह आ जाएगा खुद ब खुद किसमें, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। तो ये 18 कैंसल आउट होगा, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। इस तरह से इनकी डिफरेंस जो होगी स्पीड्स की वो है 5 मीटर पर सेकंड। मुश्किल मत है, हाँ हाँ, अगर यहाँ डिफरेंट यूनिट्स होते, ये किलोमीटर पर आवर, ये मीटर पर सेकंड में, तब ऐसे हम डिफरेंस नहीं लेते, क्योंकि यहाँ यूनिट सेम है। तो हम डायरेक्ट हम इनकी डिफरेंस देख सकते हैं। इनके बीच में डिफरेंस है 18 किलोमीटर पर आवर, फिर उसी को आपने कन्वर्ट किया किसमें, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। इतना काफ़ी है, तो मैं पहले वीडियो बंद करता हूँ।